हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग नमस्ते सर। गुड इवनिंग। वॉइस क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको ये नोट्स में दे दिए थे। खैर, आई होप आपने अगर अटेम्प्ट किए होंगे तो फटाफट इनको डिस्कस यस सर, कर कर ली। ये फंक्शंस के पीवाईक्यू भी हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने रिलेशंस पे कुछ क्वेश्चंस किए थे, चेक करने के लिए कि कोई भी रिलेशन सिमेट्रिक ट्रांजिटिव होता है कि नहीं। और आप अगर ऑब्जर्व करोगे तो जेई इसी पे हर एक पार्ट में एक क्वेश्चन पूछ रहा है, बस वेराइटी चेंज होती जा रही है, बाकी तरीका सबका सेम ही है। अब अगेन यहाँ पे सर, ये सारे सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव जैसे ही होते हैं, मतलब नंबर ऑफ रिलेशन और फंक्शन, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते? नहीं आ सकते हैं, कोई ऐसा आया है ना एक दो बार, तो ऐसा बोल नहीं सकते कौन ज्यादा आएगा कौन कम आएगा। पढ़ना नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव भी पूछ सकता है या सिमेट्रिक ट्रांजिटिव? हाँ बिल्कुल पूछ सकता है। ठीक है, तरीका सेम। चलो अब बढ़ते हैं, आप क्वेश्चन पे ध्यान दो। अब तक अपन ने जो क्वेश्चन किए थे उसमें आप देख पा रहे थे कि कोई भी रिलेशन हम डिफाइन कर रहे थे ए आर बी का मतलब ये था कि इनपुट मान लो है तो आउटपुट आपका बी है। तो कभी कभी कोई रिलेशन ऐसे भी डिफाइन होते हैं जब इनपुट में एक पेयर जाता है और आउटपुट में भी एक पेयर आता है। ठीक है, तो इस तरह से भी रिलेशन डिफाइन होता है। यहाँ पे इनपुट ए कोमा बी जा रहा है तो आउटपुट मान लो आपका सी कोमा डी आ रहा है, इस तरह से। तो यहाँ पे इसी तरह से यहाँ पे एक रिलेशन आर डिफाइन किया गया एन क्रॉस एन पे, मतलब आपके ए बी सी डी जो होंगे सबके सब नेचुरल नंबर होंगे। और रिलेशन क्या है, रिलेशन इस तरह से इन चारों नंबर में कि ए इंटू डी का प्रोडक्ट, मतलब इधर का फर्स्ट और इधर का लास्ट का प्रोडक्ट इंटू बी माइनस सी, इन दोनों का डिफरेंस, मिडिल के दोनों का डिफरेंस, इक्वल टू बी इंटू सी और ए माइनस बी का डिफरेंस। ये क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। इस तरह से रिलेशन आर डिफाइन किया गया है इनपुट ए बी और आउटपुट सी डी पे। मतलब इनपुट और आउटपुट किस तरह से रिलेटेड है, फर्स्ट सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। बोलो। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या रहेगा, कंडीशन इनपुट और आउटपुट सेम होना चाहिए, है ना? बीच में आपकी वॉइस ब्रेक हो गई थी। वॉइस ब्रेक हो रही है मेरी? सर अभी वॉइस चली गई थी 2 मिनट के लिए बस। एक मिनट रुको, मैं नेटवर्क चेंज करता हूँ, वाईफाई पे कनेक्ट वापस। अभी आ रही है आवाज? यस सर। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव के लिए हमने क्या सीखा था कि इनपुट और आउटपुट सेम होते हैं। हाँ सेम होते हैं। तो यहाँ पे इनपुट आउटपुट अगर सेम रखना है तो इनपुट भी मान लो ए कोमा बी रख रहा हूँ, आउटपुट भी ए कोमा बी रख रहा हूँ। अब देख लेते हैं इसके लिए ये मेरा आर सेटिस्फाई कर रहा है नहीं कर रहा है, मतलब एलएचएस आरएचएस क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। तो एलएचएस क्या है देख लेते हैं। एलएचएस में क्या है देखो, एलएचएस में वापस पढ़ते कैसे, फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट। तो फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट मतलब ए इंटू बी और मिडिल के दो का डिफरेंस बी माइनस है, हाँ है ना? ये बात समझ में आ रही है? यस सर, आ रही है। ये आपका एलएचएस पार्ट हो गया। और आरएचएस पार्ट में देखो वापस क्या दिया हुआ है कि मिडिल का प्रोडक्ट और फर्स्ट लास्ट का डिफरेंस। तो मिडिल का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, बी ए, और फर्स्ट और लास्ट का डिफरेंस मतलब ए माइनस बी। चेक करो सही लिखा है अपन ने, ए बी और ए बी का, है ना? यस। बी माइनस सी है और उधर क्या है, ए माइनस डी था। तो यहाँ पे अपन ने क्या करते, बी माइनस ए और ए माइनस बी, क्या है दोनों इक्वल है? नो सर। नहीं सर। नो सर। क्लियरली देख पा रहे हैं कि एलएचएस इज नॉट इक्वल टू आरएचएस, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। क्लियर है, तो नॉट रिफ्लेक्सिव। तो एक तो ये आ गया अपना, तो रिफ्लेक्सिव तो नहीं है। तो रिफ्लेक्सिव नॉट के लिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी, 4 ऑप्शन मैच कर रहे हैं। तो आपको फिर सिमेट्रिक चेक करना पड़ेगा। ये हो गया था सबसे ये क्वेश्चन? यस सर, हो गया। किसी को डाउट था इसमें? सिमेट्रिक में क्या बोलोगे, ए कोमा बी अगर आर सी कोमा डी से रिलेटेड है, मतलब अगर ये आपकी गिवन कंडीशन है कि एडी का प्रोडक्ट, ये तो आपके बोर्ड में भी क्वेश्चन आए होंगे, मतलब आपने स्कूल में भी किए होंगे ऐसे क्वेश्चन, आया ना? किए थे? यस सर। सब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत Yes, सारे sir. आते हैं। तो अगर ये रिलेटेड है तो अपन को क्या चेक करना है, इसका उल्टा रिलेटेड है कि नहीं, मतलब सी कोमा डी और ए कोमा बी रिलेटेड है कि नहीं है। तो वापस देखो पढ़ना कैसे है, फर्स्ट और लास्ट का Yes, sir. प्रोडक्ट। तो एलएचएस में क्या आएगा, फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट, मतलब CD. सी इंटू बी, है ना?
Yes. इनटू मिडिल के डिफरेंस डी माइनस ए, ये एलएचएस है। और आरएचएस में अगेन मिडिल का प्रोडक्ट मतलब डी इंटू ए और फर्स्ट और लास्ट का डिफरेंस मतलब सी माइनस बी। अभी चेक करना है क्या ये बराबर आ रहे कि नहीं आ रहे। तो कैसे बोलोगे बराबर आ रहे कि नहीं आ रहे? यहाँ पे बीसी और डी माइनस ए, तो बीसी डी माइनस ए यहाँ पे दिया हुआ है क्या? ये रहा। ठीक है, तो बीसी इंटू ए माइनस डी की वैल्यू इसके बराबर है ना? सर बोलो बच्चों। अभी तो माइनस लगाना जरूरी है। हाँ माइनस लगाएंगे ना, मतलब बेसिकली बीसी इंटू ए माइनस डी की वैल्यू इसके बराबर है, तो यहाँ पे अपने पास डी माइनस ए, तो माइनस लगा देंगे, तो माइनस टाइम्स ए डी इंटू बी माइनस सी के बराबर होगा। ये माइनस अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा ए डी इंटू सी माइनस बी। अब क्या एलएचएस आरएचएस इक्वल आ गए? यस सर। एलएचएस आरएचएस इक्वल आ गए तो ये सिमेट्रिक भी हो जाएगा। ये आपको सबको समझ में आ रहा है कि नहीं? जल्दी बोलो, एनीवन, किसी को कोई डाउट है यस इसमें? बाकी आ लोग रहा है सर। ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव नहीं है, तो सिमेट्रिक ये नहीं तो हम है। पिछले वाले में भी तो माइनस निकाल सकते थे, रिफ्लेक्सिव में भी तो। हाँ, एक ही बात है, वो कैलकुलेशन तो कैसे भी करो यार, वो कॉन्सेप्चुअल डाउट तो नहीं है ना। नहीं फिर तब वो भी रिफ्लेक्सिव होना चाहिए था फिर तो। कहाँ पे माइनस निकाल सकते थे? तो यहाँ पे अलग, यहाँ पे तो अलग अलग है ना, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे तो सेम आ रहा है। देखो यहाँ पे माइनस टाइम्स थोड़ी आ रहा है, देखो तब दोनों ये नीचे भी बस एक माइनस निकाल दे तब भी बराबर ही बन जाता। कहाँ से बराबर बनता है? यहाँ से माइनस निकालते तो वो बी माइनस से आता, दो एलएचएस आरएचएस अलग अलग आते हैं ना, इक्वल का है यहाँ पे। यहाँ पे आप माइनस कॉमन लोगे तो अलग अलग आएंगे। हाँ मतलब तो यहाँ पे भी आपने माइनस लिया है। अरे तो यहाँ माइनस अंदर भेजा है मैंने, तो ये इसके बराबर आ रहा है ना, दोनों सेम आ रहे हैं, एग्जैक्टली सेम आ रहे हैं। यहाँ पे माइनस टाइम सेम आ रहा है, तो यहाँ पे एलएचएस आरएचएस इक्वल नहीं, यहाँ पे एलएचएस आरएचएस इक्वल है। ओके सर। हाँ देखो ना, बेसिक है यहाँ पे, तो कुछ भी माइनस अंदर भेजोगे तो ये दोनों बराबर आ रहे हैं ना, इसमें और इसमें तो बहुत अंतर है, दोनों में सेम कहाँ दिख रहा है तुमको? ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव तो है बस सिमेट्रिक नहीं है। तो यहाँ पे कौन कौन सा ऑप्शन अब मैच कर रहा है? सर ऑप्शन 2। हाँ सिमेट्रिक, ऑप्शन 1 सॉरी सर। सिमेट्रिक बट नॉट रिफ्लेक्सिव। बाकी सब ऑप्शन है, देखो यहाँ पे सिमेट्रिक आ रहा है, यहाँ पे भी सिमेट्रिक आ रहा है, लेकिन यहाँ रिफ्लेक्सिव आ रहा था, ये तो ऑप्शन गलत हो गया था अपना। सर डी में ट्रांजिटिव भी बन रहा है। हाँ यहाँ पे सिमेट्रिक नॉट रिफ्लेक्सिव, यहाँ ट्रांजिटिव का चेक करना पड़ेगा। और यहाँ पे ऑप्शन 2 में क्या बोल रहा है? ट्रांजिटिव बट नाइदर रिफ्लेक्सिव, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। सिमेट्रिक अब हाँ, मतलब बेसिकली अपन को अब ट्रांजिटिव के लिए चेक करना पड़ेगा। ट्रांजिटिव अगर हो जाएगा तो ऑप्शन 1 या 4 में से फिर एक आ जाएगा। क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट। ये सारे क्वेश्चन होमवर्क, जिसको डाउट हो पूछते रहना, और आपने घर पे अगर ट्राई कर लिया हो, समझ में आ गया तो सही बात है। यहाँ पे दो रिलेशन दे दिए, एस और टी। एस वाला किस तरह से डिफाइन है? ए कोमा बी ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0। और ए एस में कैसे रिलेटेड है रिलेशन? एस ए कोमा बी इनपुट ए आउटपुट बी किस तरह से रिलेटेड है कि ट्वाइस ऑफ इनपुट अपॉन आउटपुट का ये रेशियो ग्रेटर देन 0 आना चाहिए। ये रिलेशन मेरा एस है। ठीक है, अब इस एस के बारे में अगेन सारी चीजें चेक करनी है। क्या ऑप्शन में बोला? ट्रांजिटिव है कि नहीं है, तो एस ट्रांजिटिव है कि नहीं आप कैसे चेक करोगे अगेन? ठीक है, ए कोमा बी और सी कोमा डी को ट्रू मान लोगे, है ना? यस। ठीक है, तो एक मतलब बेसिकली इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, और मान लो ए कोमा बी, दूसरा क्या ले ले? बी कोमा सी। तो बेसिकली क्या हो जाएगा? 2 प्लस बी बाई सी, ये भी क्या है? ग्रेटर देन 0। तो आपको ये प्रूफ चेक करना है कि 2 ए कोमा सी मतलब 2 प्लस ए बाई सी पॉजिटिव आएगा या नहीं आएगा, ये निकालना है। तो कैसे करें? सर एग्जांपल लेके देख ले। हाँ एग्जांपल लेके भी देख सकते हो। ठीक है, एग्जांपल ऐसे एग्जांपल कि अगर मान लो एक जगह भी अगर फॉल्स हो गया तो मेरा काम हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा Yes, एग्जांपल अगर कोई मिल जाए जिसमें ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा हो, तो अपन डायरेक्टली बोल देंगे नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, तो एक एग्जांपल अगर मान लो आपको बेसिकली ये चेक करना है कि ए कोमा बी 2 प्लस ए कोमा बी ग्रेटर देन 0 और 2 प्लस बी बाई सी ग्रेटर देन 0, ये दोनों पॉजिटिव आ रहे हो और ए कोमा सी सर में ए को नेगेटिव। 0.5 ले लेते हैं और बी को 1। ठीक है, और इसके अलावा बाकी लोगों ने कैसे किया? सर -2,2 -2,2 तो -2,2 लोगे अगर, तो हाँ वो भी कर सकते हो। और अगले ऐसे वाले को लोग 2,1। हाँ वेरी गुड, ऐसे पॉजिटिव नेगेटिव लो ताकि अपना कुछ काम बन जाए। जैसे मान लो आपने एक बच्चे ने बोला सर -2,2 ले लेना फर्स्ट वाले, तो -2,2 अगर a कोमा b का लिया आपने तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। 2 प्लस -1 इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, अगले में इसको 2 रखना पड़ेगा, इसको क्या रखा है? 1। तो 2,1 चेक कर लेते हैं। तो 2 प्लस 2/1 ग्रेटर देन 0। अब आपको क्या चेक करना? -2,1, तो -2,1 सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, नहीं करेगा सर। इक्वल आ जाए। जीरो हो जाएगा। -2/1, हाँ वेरी गुड, 0 आ रहा है तो नॉट सेटिस्फाई। तो डायरेक्टली दिख दिया एग्जांपल लेके, इट इज नॉट ट्रांजिटिव।
क्लियर है? Yes, sir. यस सर। ठीक है, ये 0 के बराबर आ रहा है जो कि ग्रेटर देन 0 नहीं है, तो ट्रांजिटिव तो नहीं है, मतलब एस नॉट ट्रांजिटिव। अब दूसरा अपन को टी के बारे में चेक करना है, तो टी क्या दिया हुआ है, a comma b, a b belongs to R such that a square minus b square belongs to z, z मतलब इंटीजर, है ना? ठीक यस है, तो a square minus b square आपको इंटीजर आना चाहिए। अब अगेन इसका ट्रांजिशन चेक करना है, तो अगर a square minus b square कोई इंटीजर है, सिमिलरली b square minus c square भी कोई इंटीजर है, तो a square minus c square भी इंटीजर आना चाहिए। क्या ये ऑलवेज ट्रू होगा या नहीं होगा, कैसे पता करें इसका? तो वैल्यू रखनी पड़ेगी। या फिर देखो इन दोनों को ऐड कर दें, देखो ध्यान से, हाँ ऐड सर, तो करोगे तो अभी b square minus b square उड़ जाएगा, है ना? यस सर। ठीक है, Yes, देखो yes, ऐड करोगे तो डायरेक्ट ये रिलेशन क्रिएट हो जाएगा ना, ये आपका ये दो गिवन कंडीशन है और ये आपको लाना है, तो इन दोनों को ऐड करोगे तो बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कट जाएगा और इंटीजर प्लस इंटीजर तो इंटीजर ही आना है। यस ठीक है, तो ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर भी हमेशा क्या होगा, इंटीजर, मतलब ये ट्रांजिटिव तो होना है। मतलब क्लियर हो गया, टी ट्रांजिटिव होगा, एस नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, तो कोई ऑप्शन है क्या ऐसा? Yes, सर sir. बी। ऑप्शन ए। ऑप्शन बी। हाँ, ऑप्शन नहीं, सिमेट्रिक लिखा है वहां तो। अच्छा तो सर टी का ट्रांजिटिव सी मतलब दे नहीं रखा सर। दे ही नहीं रखा इसमें। टी के ट्रांजिटिव यहाँ पे दिया था, लेकिन सर लेकिन नीदर है। ने बोला है, हाँ यहाँ पे अपने काम नहीं मिला, तो बस सिमेट्रिक चेक कर रहा हूँ। सर सिमेट्रिक हो, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक तो हो ही जाएगा, यस है ना? सर। यस सर। टी वाला अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटीजर है तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर भी तो इंटीजर ही होगा, तो ये सिमेट्रिक तो होगा इसे, है ना? यस सर। ठीक है, तो ये सिमेट्रिक हो जाएगा। बस आप एस को चेक कर लेना सिमेट्रिक है कि नहीं, क्लियर है? सर एस नहीं है सर। ठीक है, ठीक। देखो अब आप मेन ये ध्यान रखो, क्वेश्चन का लेवल, मतलब अगर कुछ क्वेश्चन अच्छे भी हैं लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो दिखने में, लेकिन इसको प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। हो रहे हैं ऐसे क्वेश्चन सॉल्व आपसे, है ना? यस सर। यस सर। वेरी गुड। अगेन यहाँ पे देखो एक और रिलेशन क्या दिया है, रिलेशन a कोमा b 3a माइनस 3b प्लस रूट 7 इरेशनल आना चाहिए। कैसा आना चाहिए? इरेशनल, मतलब ये जो नंबर है ये आपका इरेशनल होना चाहिए। अब इरेशनल के लिए कंडीशन अगेन आपको चेक करना, ऑप्शन अगर देखोगे तो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों के लिए पूछा गया। तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव में क्या बोलोगे जल्दी बता दो? सर बी को ही रख देते हैं। हाँ, a कोमा a के लिए चेक करेंगे, है ना? यस सर। ठीक है, तो 3a माइनस 3a प्लस रूट 7, ये आएगा रूट 7। क्या ये इरेशनल है? यस सर। यस सर। मतलब रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। सिमेट्रिक के लिए हमको देखना पड़ेगा कि अगर 3a माइनस 3b प्लस रूट 7 ये एक इरेशनल नंबर है, तो 3b माइनस 3a प्लस रूट 7 क्या ये इरेशनल होगा नहीं होगा, ये चेक करना है। क्लियर है? यस सर। ये तो मुझे क्या क्रिएट करना है, बेसिकली 3b, बेसिकली 3a माइनस 3b, तो इसमें से अगर माइनस कॉमन ले लो तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो 3a माइनस 3b प्लस रूट 7 बन जाएगा, है ना? यस सर। यस सर। तो अपन मान लो ये इरेशनल नंबर है। आई यार ऐसा भी मान लो p बोल दिया, इसको क्या बोलते हैं? p एक इरेशनल नंबर है। अब बेसिकली यहाँ से 3a माइनस 3b की वैल्यू कितनी आ जाएगी? p प्लस रूट 7, पी माइनस। सॉरी p माइनस रूट 7, है ना? यस Yes, sir. ठीक है, अब इसकी वैल्यू अगर मैं यहाँ पे रखूं, इसमें 3a माइनस 3b की वैल्यू अगर यहाँ रखें अपन, तो p माइनस रूट 7 प्लस का रूट 7, यहाँ पे अपने पास क्या बनेगा? माइनस p प्लस 2 रूट 7। ठीक है, अब ये अपन को देखना पड़ेगा कि भाई ये इरेशनल तो है, लेकिन दो इरेशनल का सम हमेशा इरेशनल होता है, सब जरूरी है क्या? ये तो 10th में था क्वेश्चन कि दो इरेशनल नंबर का सम इरेशनल आना चाहिए, क्या ऑलवेज ट्रू होता है? नो सर। नहीं, जरूरी नहीं है। देखो एग्जांपल लेके देखो, तो मान लो एक एग्जांपल ले लिया 2 माइनस रूट 7 और दूसरा एग्जांपल ले लिया मान लो रूट 7 प्लस 4। ये दो इरेशनल नंबर है, लेकिन इनका एडिशन क्या आ रहा है? रैशनल आ रहा है ना? ऐसा जरूरी नहीं है कि दो इरेशनल का नंबर आपका रैशनल है, तो आपको ये सोचना पड़ेगा। जिसमें अगर मान लो कोई ऐसा एग्जांपल ले लें जिसमें ये बेसिकली रूट 7 टाइप क्रिएट हो जाए। क्लियर है सबको? यस सर क्लियर। आपको ऐसा चेक करना पड़ेगा सिमेट्रिक के लिए। आपको एक सिमेट्रिक के लिए कैसे चेक करना है कि सिमेट्रिक में अपन को बोला 3a माइनस 3b की वैल्यू एक इरेशनल नंबर आ रही है। ठीक है, तो आपको ये चेक करना है 3b माइनस 3a प्लस रूट 7 भी इरेशनल आएगा कि नहीं आएगा, ये पता करना है। तो कैसे, क्या तरीका होगा आपके हिसाब से? आपने कैसे किया इसको? या तो एग्जांपल
ले लेते हैं और बी को √7। हाँ, अगर ए को √7 बी को √7 लोगे तो बेसिकली ऐसा एग्जांपल चेक करना जहाँ सेटिस्फाई नहीं करे। अगर हर जगह सेटिस्फाई करा तो फिर तो ठीक है, लेकिन ऐसा एग्जांपल जहाँ सेटिस्फाई नहीं करे तो अपना काम हो जाएगा। तो अगर ए को, दोनों को सेम ले रहे हो, बोलो अलग अलग लो ना। सर एक 2√7 और एक √7। अच्छा, 2√7 और एक √7, ठीक है। तो 2√7 और एक √7 जब आपने लिया तो सर यहाँ पे अगर डिवाइड वैल्यू रखोगे तो देख लो ये इरेशनल आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो यहाँ पे कितना बनेगा? 6 सर 3 √7। से डिवाइड भी करना पड़ेगा। कहाँ पे? सर 2√7/3 और √7/3। अच्छा, ये लिया आपने 2√7/3 और √7/3, ठीक है, ये आपने लिया। अगर तो यहाँ पे अगर आपने ये लिया है तो इसकी अगर वैल्यू यहाँ पुटअप करोगे तो वो इरेशनल का आ रहा है, ये इसको सेटिस्फाई थोड़ी कर रहा है। तो आ रहा है क्या? कट तो नहीं जा रहा है? यहाँ पे रखोगे 2√7, यहाँ पे रखोगे √7। हाँ हाँ, सेटिस्फाई, वेरी गुड। हाँ, ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन उल्टे में √7 कट जाएगा, हाँ है ना? यस सर। उल्टा जब रखोगे, वेरी गुड, उल्टा जब रखोगे तो यहाँ पे क्या, अगर ये वैल्यू रखेंगे अपन तो फर्स्ट वाला टर्म क्या बन जाएगा? 3 इंटू √7/3। सेकेंड वाला टर्म क्या बन जाएगा? 3 इंटू 2√7/3 प्लस का √7। तो इनका सिंप्लीफिकेशन माइनस √7 बनेगा प्लस √7। तो ये कितना आ रहा है? 0 है ना? तो ये क्या आ जाएगा? रेशनल। ये एग्जांपल लेने का मैं कह रहा था कि आपको यहाँ पे √7 अगर हट जाए तो उस केस में, बाकी अगर √7 के अलावा कोई और नंबर लोगे तो हर बार मतलब इरेशनल ही आएगा। लेकिन यहाँ पे अगर अपन ने पहली बार जब लिया तो पहली बार रखने पे आंसर कितना आ रहा था? 2√7, मतलब √7 प्लस √7 आ रहा था, है ना? और सेकेंड टाइम पे इसका माइनस टाइम्स ले लिया अपन ने, तो ये दोनों क्या होगा? कैंसिल आउट। क्लियर होगी बात? तो ये सिमेट्रिक होगा क्या? बोलो। नो सर। नॉट सिमेट्रिक। सिमेट्रिक नहीं है, तो ये तो पता चल गया नॉट सिमेट्रिक। तो नॉट सिमेट्रिक वाले अपने पास ऑप्शन नंबर ए और बी आ गए। अब ऑप्शन ए और बी में नॉट सिमेट्रिक आ गया। अब से मुझे ये चेक करना है, फोर्थ भी चला गया, ये सिमेट्रिक नहीं है तो इक्विवेलेंस में नहीं बनेगा। हाँ नॉट सिमेट्रिक बोल रहा ना, तो नॉट सिमेट्रिक में ऑप्शन नंबर ए और बी आ जाएगा ना, 3 और 4 तो चला जाएगा, वही तो कह रहा हूं मैं। क्लियर है? अब ऑप्शन नंबर ए और बी में आपको चेक करना है कि रिफ्लेक्सिव तो दोनों में आ रहा है, तो रिफ्लेक्सिव चेक करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ट्रांजिटिव चेक कर लो, है ना? ठीक है, और ट्रांजिटिव अपन ने चेक किया था, ट्रांजिटिव आ रहा था ना, ठीक है। तो अपना क्या आ जाएगा? रिफ्लेक्सिव, सॉरी रिफ्लेक्सिव तो आ रहा है और सिमेट्रिक, नॉट सिमेट्रिक आ रहा है, तो ट्रांजिटिव चेक करना पड़ेगा भी आपको, ठीक है। तो ट्रांजिटिव है या नहीं है ये चेक कर लेना, तो आपको पता चल जाएगा ऑप्शन नंबर 1 और 2 में कौन सा है। अब ट्रांजिटिव के लिए भी ऐसा एग्जांपल लेना जहां पे जैसे आपने से यहाँ पे अगर इसी को चेक करें तो 2√7/3 और ये √7/3 है, ये आपने ले लिया, और दूसरा आपने ले लिया मान लो √7/3 और यहाँ पे एक दूसरा ऑप्शन जो इसको इरेशनल बना रहा हूं, यहाँ पे भी इरेशनल और यहाँ पे भी इरेशनल। और मान लो अगर 2√7/3 के साथ ये वाला टर्म इसको रेशनल बना देता, अपन को पता चल जाएगा कि अपना हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आ रही बात समझ में? ट्रांजिटिव कैसे चेक करना है? यस सर। ठीक है, यस क्रॉस चेक करना है ना। आई होप सबको समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं। तो 2√7 और ये ले लिया, उसका ये सेम ले लिया। यहाँ पे ऐसा एग्जांपल लेना था कि इससे तो मेरा आंसर √7 प्लस √7 आता है, ये तो सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ पे भी मुझे ऐसा एग्जांपल लेना है कि जिससे काम बन जाए। तो यहाँ पे अगर अपन क्या ले लें? सब -2√7/3 ले लो। हाँ, 3√7/3, वेरी गुड। अगर ये ले लें और यहाँ पे ऐसा ले लें कि जिसमें सेटिस्फाई ना करें, तो यहाँ पे 3√7/3 ले लो, है ना? अब देखो यहाँ पे इरेशनल, लेकिन यहाँ पे जब 2√7/3 और 3√7/3 यहाँ पे रखोगे तो अगेन -√7 क्रिएट हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा? रेशनल, है ना? तो Yes. ये ट्रांजिटिव भी नहीं होगा, तो क्या आ जाएगा? नॉट ट्रांजिटिव। तो मतलब ऑप्शन नंबर ए। तो कहने का मतलब ये कि इस तरह के क्वेश्चन में भी आप एग्जांपल इस तरह से बनाओ, अगर अपना एक केस में भी ट्रांजिटिव नहीं आता या फिर सिमेट्रिक नहीं आता तो अपना काम हो जाएगा। ऐसे एग्जांपल तो बहुत सारे मिल जाएंगे जहां पे बन रहा है, लेकिन एक भी केस अपन ने इस तरह से कंसीडर कर लिया, मतलब बेसिकली लॉजिक लगा के करने पड़ेंगे ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। चलो ये वाला क्वेश्चन देखो, ये किया था, बोलो ये समझ में आया क्या है इसका मतलब? रिलेशन R1 कैसे डिफाइन? ए आर बी, इनपुट सेट ए, आउटपुट में सेट बी। और R1 को किस तरह से डिफाइन किया गया है कि ए का इंटरसेक्शन बी डैश के साथ और बी का इंटरसेक्शन ए डैश के साथ, इन दोनों का यूनियन
क्या आना चाहिए? 5. ठीक है, इन दोनों का यूनियन क्या आना चाहिए? 5। अब आपको इक्विवेलेंस के लिए चेक करना है। बेसिकली इक्विवेलेंस मतलब एक एक करके तीनों चीजें चेक करनी पड़ेगी। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए ऑलरेडी आपको पता है कि इनपुट आउटपुट सेम रखना है। तो ये चेक करना है कि इनपुट और आउटपुट अगर सेम रखा तो ये सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा। तो ए का इंटरसेक्शन ए डैश के साथ यूनियन बी की जगह वापस ए का इंटरसेक्शन ए डैश के साथ। देखते हैं इसकी वैल्यू क्या आती है। अब ए इंटरसेक्शन ए फाइव, इनका इंटरसेक्शन क्या होगा? So it's 5. 5 5. और 5 का यूनियन 5 के साथ ये भी 5 आएगा। Yes. 5 आ गया। अगर रिफ्लेक्सिव तो हो गया, हाँ है ना। अब सिमेट्रिक, सिमेट्रिक में ये चेक करना है कि अगर ये रिलेशन सेटिस्फाई कर रहा है तो बी R1 A उसके अंदर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो बी R1 A चेक करने के लिए मतलब इनपुट में बी रखना है, आउटपुट में ए रखना है। तो जहां जहां भी पहले ए था उसकी जगह बी आ जाएगा, बी की जगह क्या आ जाएगा? ए। चेक कर लेते हैं। तो हो जाएगा बी का इंटरसेक्शन, बी का इंटरसेक्शन ए डैश के साथ यूनियन ए का इंटरसेक्शन बी डैश के साथ। तो बताओ क्या ये दोनों सेम ही दिख रहे हैं? सर सेम ही है। सेम ही तो है। बस इसको इधर लिख दिया, इसको इधर लिख दिया, तो ये भी क्या होगा? 5 होगा। तो मतलब ये सिमेट्रिक भी हो गया, है ना। Yes, sir. ठीक है। Yes. अब लास्ट इंपॉर्टेंट जो चेक करना है वो मुझे चेक करना है ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव में अगेन ए इंटरसेक्शन बी डैश का यूनियन बी इंटरसेक्शन ए डैश, ये अगर 5 है, ये गिवन है। और सेकंड कंडीशन क्या गिवन होगी? बी और सी के साथ, है ना। तो बी इंटरसेक्शन सी डैश यूनियन सी इंटरसेक्शन बी डैश, ये भी आपका 5 गिवन है। तो आपको चेक करना है ए इंटरसेक्शन सी डैश का यूनियन सी इंटरसेक्शन ए डैश के साथ ये 5 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो कैसे लगाएं दिमाग, बताओ। सर वो बना ले वो क्या बोलते हैं सर, डायग्राम। मतलब सेट्स के लिए जो वेन डायग्राम। वेन डायग्राम कैसे बनाओगे? यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे ए और बी में आपको रिलेशन दिया कि ये आपका जो है ये यूनियन आपका नल सेट आ रहा है। ठीक है, बी और इसका भी यूनियन आपका नल सेट आ रहा है। तो ए और सी तो में भी नल फिर जो दे रखा है इसमें मान लेते हैं ना, ए मान लेते हैं इवन नंबर का और बी मान लेते हैं ऑड नंबर का, तो उसका इंटरसेक्शन हमेशा 5 आएगा। ठीक है। और आप सी को अगर मान लेते प्राइम नंबर को। जैसे आपने सेट ए के कुछ एग्जांपल ले लो, 1 2 और 4 मान लो, ऐसा लेना है आपको। और बी आपने एग्जांपल ले लिया मान लो 1 और 3। ऑड का ले लिया। पहले चेक करो ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा गिवन रिलेशन को। तो इसका इंटरसेक्शन, अच्छा आपका यूनिवर्सल सेट भी तो मानना पड़ेगा। तो यूनिवर्सल सेट क्या यूनिवर्सल सर दे तो रखा है सर, सर 1 से 10 तक दे रखा है? अच्छा 1 सेट नहीं दिया हुआ, ठीक है। हाँ, तो हम जो सेट सी है उसको प्राइम नंबर का मान लेते हैं, उसमें फिर 5 आ जाएगा। नहीं नहीं किया है आता है सॉल्व सर। ऐसा, ऐसा अभी बोल रहे हो? ये तो सर अभी बोल रहे हैं, सोचा तो Okay. ऐसे क्रिटिकल। पहले सर solve- वहाँ बी कॉम्प्लीमेंट दे रखा है तो ए के संग भी तो सी का इंटरसेक्शन 5 हो जाएगा ना। लॉजिक लगली सोचना पड़ेगा अपन को कि ए का इंटरसेक्शन देखो बी डैश के साथ और यूनियन बी का इंटरसेक्शन ए डैश के साथ, ये अपन को 5 गिवन है। सिमिलरली बी का इंटरसेक्शन इसके साथ और यूनियन दिस, ये भी अपन को क्या गिवन है? 5। और अपन को लाना ये है ए का सी के साथ। तो या तो अपन एग्जांपल ले लें कोई भी छोटा सा सेट, एस पावर सेट क्या गिवन है 1 से लेके 10 इसके हिसाब से। और ऐसा एग्जांपल अगर अपन ने निकाल के देख लिया जहां पे सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो मेरा काम हो जाए। अदरवाइज वेन डायग्राम से सोच तो सकते हैं लेकिन थोड़ा एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ेगा, वहां पे अपना टाइम भी जाएगा। तो ऐसा किसी ने एग्जांपल लिया था जिसमें सेटिस्फाई ना कर रहा हो? चेक करो, एग्जांपल लेके देखो, एक बार खुद से बना के देखो। ए बी और सी इस तरह के सेट बना के देखो, नहीं तो फिर अपन ट्राई करते हैं जल्दी से। ए बी और सी इस तरह से सेट बनाओ जिसमें सेटिस्फाई ना कर रहा हो, जल्दी से करो। या फिर अगर नहीं बना तो फिर लास्ट ऑप्शन अपना वेन डायग्राम। ठीक है, और वेन डायग्राम से कैसे करना वो भी देख लेते हैं। चलो एक सर ये तभी पॉसिबल होगा शायद जब ए और बी और सी तीनों सेट सेम हो।
नहीं नहीं, मतलब ये पॉसिबल नहीं होगा, वो मुझे पता करना है, ऐसा कब पॉसिबल नहीं होगा। चलो एक बार फटाफट देखो, ट्रांजिटिव डायरेक्टली चेक कर रहे हैं अपन, बाकी मैंने हटा दिए। गिवन रिलेशन आपका पहला क्या था, AR1B, ये आपका एक तो गिवन है, तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, A इंटरसेक्शन BC यूनियन B इंटरसेक्शन AC, ये अपन को कितना गिवन है 5। तो या तो एग्जांपल ले लो या फिर वेन डायग्राम। वेन डायग्राम अगर रिलेट करना है तो देखो ध्यान से, सेट A और सेट B दो सेट बना लेते हैं, ये सेट A हो गया, ये सेट B हो गया। अब इसमें पूरे में आपको या तो अपन वैल्यू रख रख के देखो या फिर इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू पुटअप कर दो, XYZ टाइप तो से। इसमें तो बन रहा है ये A और A, B पे तो बन रहा है इवन वर्ड पे B, 5 आ रहा है इंटरसेक्शन। हाँ 5 तो आ रहा है, लेकिन उसका उल्टा सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ABC तीनों के लिए चेक करो ना। ठीक है, ये आपने मान लो A और B का ये मान लिया। अब यहाँ पे अगर मैं वैल्यू पुटअप करूँ तो देखो क्या आ रहा है, A इंटरसेक्शन B डैश, A इंटरसेक्शन B डैश कितना होगा इसके हिसाब से, A का इंटरसेक्शन लेना नॉट B के साथ, नॉट B मतलब B को छोड़ के सब कुछ, उसका एक इंटरसेक्शन A आएगा, यस सर, ए ओनली। यूनियन B का इंटरसेक्शन A डैश के साथ, A डैश को छोड़ के अगर सब कुछ ले लें और उसका B के साथ इंटरसेक्शन लेंगे क्या आएगा, B। तो बेसिकली यहाँ से एक रिलेशन क्या आ गया कि A यूनियन B कितना होना चाहिए 5। ये बात समझ में आ गई? यस। ठीक है, सेकंड गिवन रिलेशन मेरा क्या होगा, B इज रिलेटेड टू C, ये भी मेरा गिवन है, B इज रिलेटेड टू C अगेन, मतलब अगर B और C का यहाँ पे अपन डायग्राम बना दें तो ये B और ये सेट है C। ठीक है, तो B और C का अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो यहाँ पे ABCD ले लिया। ठीक है, तो B के अंदर आ रहा है B और C, लेकिन उस C में क्या क्या रिलेट करे वो पता नहीं मुझे, तो यहाँ पे कुछ और ले लेते हैं, ABCDEFGH, ऐसा लेके देखते हैं एक बार। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, सेम तरीका वापस अपनाओगे तो E यूनियन F आया ना, 5 आ जाएगा, बोलो। यस। ठीक है, अब मुझे चेक करना है A का C के साथ फॉलो होगा कि नहीं होगा, पर A का C के साथ अगर फॉलो करवाना तो फिर वापस से आपको A और C को कैसे रिलेट करोगे, तो A में तो अपन ने पहले A और C माना था, और C में अपन ने क्या माना है, G और F। पहले ए इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट निकालना है ना। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे इन दोनों का इंटरसेक्शन C आ रहा है, इन दोनों का इंटरसेक्शन G माना है, तो इनका इंटरसेक्शन क्या आएगा वो चेक करना पड़ेगा। सर एक और सेट नीचे बना देते हैं, ए बी, मतलब जो ए बी बनाया है उसी में एक और इंटरसेक्टिंग वाला सेट बना देते हैं नीचे सी, और बाद में हम लोग ए सी का इंटरसेक्शन भी निकाल सकते हैं उसी से। या तो 3 सेट साथ में बनाओगे, 3 सेट साथ बनाओगे तो Yes, फिर sir. सोचना पड़ेगा, है ना। Yes, तीन sir. तीन सेट, लेकिन 3 सेट साथ में नहीं बनाना चाहिए अपन को, क्योंकि इनपुट में ए और बी लेना है ना। तो आपने यहाँ पे देखो 2 रिलेशन, तो ये मेरे 2 गिवन रिलेशन है कि ए का यूनियन बी के साथ और बी ई का यूनियन एफ के साथ 5 है, मतलब इनका यूनियन में कोई 5 कैसा आएगा, ए सर ये यूनियन। कह सकते हैं कि सेट और सेट भी सेम है। अब दो का यूनियन 5 कैसा आएगा, हाँ क्या कह रहे हो, सर सेट ए दोनों और 5 हो जब, हाँ यहाँ पे देखो यूनियन है, 2 चीज का यूनियन 5 का मतलब दोनों 5 हो, हाँ है ना। और कोई पॉसिबिलिटी, Yes, सर sir. ट्रांजिटिव तो बन Yes, रहा है सर, मैं क्लियर तो बन रहा है। दोनों 5 हो मतलब यहाँ पे कुछ भी एलिमेंट ना हो और यहाँ पे भी कुछ भी एलिमेंट ना हो। अगर यहाँ पे भी कुछ भी एलिमेंट नहीं तो सेट ए भी सी के बराबर होगा, सेट बी भी सी के बराबर होगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ए और बी सेम यस। है ना। देखो 2 का यूनियन 5 आ रहा है, मतलब ये वाली वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी, ये वैल्यू भी आपकी 0 हो जाएगी, मतलब कुछ भी नहीं आना चाहिए, नल सेट। तो आपका बेसिकली सेट ए की वैल्यू क्या आएगी, सिर्फ सी के बराबर, और सेट बी की वैल्यू भी किसके बराबर आएगी, सी के बराबर, है ना। Yes, sir. ठीक है, सी वाला डायग्राम। अब ई और एफ 5 है आपका, ई का अगेन द सेम लॉजिक, ये भी आपका क्या होना चाहिए 5, ये भी 5, तो मतलब बेसिकली बी और सी भी आपका क्या होगा बराबर, और वो किसके बराबर आ रहा है, जी के बराबर। अब देखो बी तो ऑलरेडी सी के बराबर है, तो बेसिकली ये भी सी के बराबर ही हो जाएगा, तो मतलब ए बी सी तीनों क्या होगा, इक्वल, यस। है ना। ए बी सी तीनों क्या हो गए, इक्वल। अगर ए बी सी तीनों अगर इक्वल हो गए तो ए आर सी का अगर मैं रिलेशन चेक करूं तो ए आर सी का रिलेशन क्या बनेगा, ए इंटरसेक्शन सी डैश का यूनियन सी इंटरसेक्शन ए डैश।
ठीक है, अब मैं सी की जगह मैं बी भी रख दूंगा तो भी मेरा रिलेशन क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। हाँ है ना, तो ये ट्रांजिटिव भी हो गया। आई बात समझ में? क्योंकि Yes, ये जो sir. अपन को दिया हुआ रिलेशन ये तभी पॉसिबल है जब ए बी और सी सेट तीनों क्या हो, इक्वल, और तीनों अगर इक्वल हो गए, वैल्यू पुटअप करोगे तो ट्रांजिटिव आ जाए। तो मतलब बेसिकली जो R1 है वहां पर रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी और ट्रांजिटिव, मतलब R1 तो इक्विवेलेंस आ गया। इसी तरह सब R2 के लिए लॉजिक आपको एक एक करके लगाना होगा। हाँ है ना, ठीक है। Yes. यहाँ पे आंसर की मैंने देख दी है, एक बार और ट्राई कर ला। बस ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा आया था क्योंकि उन्होंने इक्विवेलेंस रिलेशन को थोड़ा सा वेन डायग्राम सेट के साथ इस्तेमाल कर लिया। बाकी जो जितने भी क्वेश्चन थे तो उनमें लगभग आपने वैल्यू पुटअप कर करके आंसर निकाला। सर अगर ये अप्रैल वाला क्वेश्चन, हाँ बोलो। सर अगर ए बी के बराबर हो गया तो सर वो उसका यूनियन फाई कैसे आ गया? अगर उसके बराबर ही हो जाएगा तो वही सेट आना चाहिए ना, फाई तो आएगा ही नहीं फिर तो। कहाँ पे कह रहे हो? सर ये ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी लिखा है ना आपने? हाँ हाँ, सर ये ए अगर बी के बराबर ही है तो दोनों का यूनियन फाई आ ही कैसे सकता है? अगर दोनों बराबर ही है तो वो तो ए ही आएगा या तो बी आएगा। दोनों का यूनियन नहीं बोला मैंने, ये कंप्लीट सेट ए है। यहाँ पे ए यूनियन बी कौन सा, ये कंप्लीट ए और यूनियन बी नहीं है, ये ए का पार्ट और ये यूनियन फाई दिया हुआ है। इन दोनों में अंतर है, समझ पा रहे हो? सेट ए में क्या क्या आ रहा है, ए प्लस सी दोनों आ रहे हैं, और सेट बी में क्या आ रहा है, बी प्लस सी दोनों आ रहे हैं। आई बात समझ में? तो यहाँ पे अपन ए यूनियन बी, कैपिटल ए यूनियन कैपिटल बी थोड़ी बोल रहे हैं, ये स्मॉलर पार्ट यूनियन का फाई है, ये वाला पोर्शन। ठीक है, दोनों में अंतर है, स्मॉल ए और कैपिटल ए दोनों में अंतर है ना। ठीक है, कंफ्यूज बताओ। हाँ, आप कैपिटल ए और कैपिटल बी को स्मॉल ए और स्मॉल बी से रिलेट कर रहे हो, वो दोनों अलग अलग है। ठीक है, नेक्स्ट जल्दी से ये देखो, ये अप्रैल अटेम्प्ट के थे। इसमें अगर पहला क्वेश्चन देखें, x प्लस वाई इक्वल टू 7, अगेन यहाँ पे सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव आपको चेक करना है, सेट ए 1 से लेके 7 के बीच। सर एलिमेंट्स लिखते हैं पहले इसके? हाँ, ये हो गया था कि बाकी था, ट्राई करना। सर हो गया था। हो गया सर, हो सबको? डाउट हो तो पूछ लेना, मैं सीख करा दूंगा। Then the number of relation are on the set containing this and this which are reflexive but not transitive. आपको नंबर ऑफ रिलेशन काउंट करने, कर लोगे ये वाला भी? यस सर। यस सर। Yes, sir. ठीक, यहाँ पे भी एक और रिलेशन आर दिया हुआ है दो तरह से, या तो ए और बी आपस में बराबर हो, ए का ए इक्वल टू मॉड बी, या फिर बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस 1 हो। ठीक है, तो ऐसे पहले तो इस रिलेशन आर को बना देना। सबसे पहले क्या करना, आर के अंदर कौन कौन से एलिमेंट सेटिस्फाई कर रहे हो वो सारे लिख देना। ठीक है, वैल्यू क्या क्या रखनी है आपको, ये वाली -4 -3 -2 और 1 2 3, इनकी वैल्यू देख देख के पहले देख लेना आर के अंदर क्या क्या आ रहा है। अब इसमें अपन क्या ऐड करें ताकि रिलेशन कैसा बन जाए, रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक। तो कैसे ऐड करते वो तो आपको ऑलरेडी पता ही है, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक Yes, sir. है ना। सबसे पहले रिलेशन आर को डिफाइन करना कि इस डेफिनेशन को सेटिस्फाई करने वाले कौन कौन से पेयर है, इस डेफिनेशन को सेटिस्फाई करने वाले कौन कौन से पेयर है, तो आर आपको पता चल जाएगा। फिर आपको ये देखना है कि कौन कौन से ऐड करें ताकि रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक बन जाए। ये कर पाओगे कि करूं सॉल्व? हो जाएगा सर की शुरुआत हो चुकी है, हुआ नहीं था। हो जाएगा, ठीक है। Yes, sir. ओके, नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन था ये दो थोड़े अच्छे क्वेश्चन थे। उसमें भी खास ये 14th वाला देखो एक बार। 14th वाले में बोला अगेन देखो दो के, हाँ हाँ सर पिछला वाला करवा दो सर, हुआ नहीं था। नहीं हुआ था। आपने रिलेशन आर बनाया था, यस सर। क्या आया था बताओ? सर ये वाला सेटिस्फाई नहीं हो रहा, बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस 1। बाकी ये तो मैंने चेक कर लिया था, बी इक्वल्स टू नहीं, मॉड ऑफ ए। आपको और की कंडीशन है, या तो ये सेटिस्फाई हो या तो ये सेटिस्फाई, दोनों में से कोई एक होना चाहिए, या तो सर ये हो पहला या वाला ये कर हो। दिया था। हाँ बस दोनों में, ऐसा नहीं जरूरी नहीं कि दोनों सेटिस्फाई होना चाहिए, कोई एक होना चाहिए। तो ऐसे आर के सारे पेयर आपको बनाना है। आर रिलेशन में ऐसे कौन कौन से पेयर है जो इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, देखो वैल्यू रखते जाओ। मान लो आपने ए बी रखा, कहां से सर लेना आप ये है? दूसरे वाले के बना के दिखा दो, बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस 1 के। तो बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस 1 में देख लेना कौन कौन सा कर रहा है। जैसे मान लो आपने ए की वैल्यू रखी, आपको बेसिकली यहाँ पे देखो +1 हो रहा है, तो किसी का भी स्क्वायर +1 लाना है, तो आपने एक एक करके रखना पड़ेगा आपको। बी की ए की वैल्यू रखी आपने मान लो -4, तो -4 + 1 ये सेटिस्फाई नहीं करेगा, -3 भी सेटिस्फाई नहीं करेगा, -2 भी नहीं करेगा, जीरो कर लेगा, है ना। ए की वैल्यू आपने 0 रखी तो बी स्क्वायर कितना आ जाएगा 1, 1. तो बी की वैल्यू क्या क्या आ जाएगी +-1, तो एक वैल्यू आ जाएगी 0 पर 0 -1, ये आ गया, आया ना। आई बात समझ में? ए को 0 रखने पे बी की वैल्यू +-1 आ रही है, बोलो। यस सर। ठीक, Yes, sir. बस ऐसे रखते जाओ वैल्यू, इसमें कुछ टफ थोड़ी है। फिर आपने ए की वैल्यू 1 रखो, ए की वैल्यू 1 रखोगे तो सेटिस्फाई नहीं करेगा। ए की वैल्यू 3 रखोगे तो 3 + 1 4, अब सेटिस्फाई कर जाएगा। तो ए की वैल्यू आपने 3 रखी तो 4 बना, तो बी स्क्वायर इक्वल टू 4, तो बी की वैल्यू +-2, तो +-2 में से -2 है तो -2 रख लोगे।
फिर आपने बस आगे कुछ है ही नहीं, एक ही वैल्यू आप 4 रखोगे तो 5 बनेगा, तो सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो इससे यही बनेगा। क्लियर है? यस सर। बस इसी तरह से ये लेना, बस यही करना था। रिलेशन आर बना लो, फिर तो अपने आप पता चल जाएगा रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक बनाने के लिए कितना ऐड करना है, कितना सब्सट्रैक्ट करना है। क्लियर है सबको? यस यस सर। ये दो क्वेश्चन काफी अच्छे हैं, ठीक है। इन दोनों को आज और एक बार ट्राई कर लेना, अगर आपसे नहीं हुआ। आप इसमें 5 से 10 मिनट दे सकते हो, ठीक है। अगर 10 मिनट भी दे के एक बार ट्राई करना जरूर, लेकिन इनका थोड़ा सा टफ लेवल क्वेश्चन है दोनों, ठीक है। लेकिन 10 मिनट दे के एक बार ट्राई करना आपसे हो पा रहा है कि नहीं। अगर हो पाता है तो ठीक है, नहीं तो अपने नेक्स्ट क्लास में इसको वापस से डिस्कस करेंगे, ठीक है। और ये वाला ये तो खैर वही है। आगे बढ़े आप। यस सर। यस सर। तो उन आखिरी दो क्वेश्चन को एक बार ट्राई कर लेना, क्योंकि उसको अभी अपन सॉल्व करने गए तो अभी 10-15 मिनट और चल जाएंगे। आपको मैं सर उन दोनों के आंसर क्या थे? आंसर दिए हुए हैं नीचे, मैंने एक बार देख लेना। क्लियर है? आंसर ठीक किए है सर। गिवन है आपको, ठीक। अब फटाफट फंक्शंस पे आ जाते हैं। फंक्शंस के पीवाईक्यू हम डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन इसमें आए, इसकी प्रैक्टिस करते हैं। ये आंसर की नीचे गिवन है, देख लो 11, 12, 13, 14 तीनों की। नेक्स्ट फंक्शन में आपको पता ही है, फटाफट देख लो कि कोई भी चीज को फंक्शन हम कब बोलते थे। अब वो रिलेशन का ही एक पार्ट होता है फंक्शन, लेकिन वो कुछ ना कुछ रूल को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। किस तरह के रूल है वो? बेसिक रूल क्या है कि आपका मान लो ये इनपुट सेट है, या आपका आउटपुट सेट है ए से बी, तो कोई भी रिलेशन ए से बी फंक्शन कब कहलाएगा? फंक्शन वो तब कहलाएगा जब वो दो रूल को फॉलो करे। पहला रूल ये है कि सेट ए के हर एलिमेंट की इमेज बननी चाहिए। सेट ए के हर एलिमेंट की इमेज बननी चाहिए, और सेट ए के हर एलिमेंट की सिर्फ एक ही इमेज बननी चाहिए, ठीक है। तो पूरी लाइन अगर मैं बोल दूं, कोई भी रिलेशन फंक्शन कब कहलाएगा? जब सेट ए के इनपुट सेट के हर एलिमेंट की सिर्फ एक सिंगल इमेज हो, तो ये मेरा सेट क्या हो जाएगा? फंक्शन। ये मेरा सॉरी रिलेशन क्या हो जाएगा? फंक्शन। क्या बात समझ में आ रही है? यस सर। ठीक है, तो ये हो गया आपका फंक्शन बेसिक। दूसरा, फंक्शन को चेक करने के लिए पहली चीज देखो, इनपुट में जितने भी एलिमेंट है उनकी इमेज तो बननी चाहिए। मतलब आपको पूरा ये जो डोमेन है, ये सेट ए पूरा कंप्लीटली यूज हो जाना चाहिए, और हर एलिमेंट की सिर्फ एक सिंगल इमेज बननी चाहिए, तो फंक्शन कहलाएगा। इसको अगर ग्राफिकली चेक करना, तो ग्राफिकली कैसे चेक करोगे कोई भी चीज फंक्शन है कि नहीं है? मान लो मैंने एक ग्राफ बना दिया पैराबोला का, y² = 4ax। अब ये फंक्शन है कि नहीं है? इसका ग्राफ ये रहा, तो ये बताओ फंक्शन है कि नहीं है? अब इसको क्या करेंगे? वर्टिकल लाइन टेस्ट है ना। यस इस सर। इनपुट पे, इस x1 की वैल्यू पे आपके पास दो वैल्यू ऑफ y1 आ रही है, y1 एंड y2। मतलब बेसिकली क्या हो रहा है, एक इनपुट पे दो आउटपुट आ रहे हैं। एक इनपुट पे अगर दो आउटपुट आते हैं तो क्या वो फंक्शन होता है? नो सर। नहीं होता है, तो इट इज नॉट अ फंक्शन। तो फंक्शन को चेक करने का ग्राफिकल टेस्ट क्या है? वर्टिकल लाइन टेस्ट। वर्टिकल लाइन अगर ग्राफ को एक से ज्यादा पॉइंट पे कट कर रही है तो वो फंक्शन नहीं होगा। क्या ये बात समझ में आती है? यस सर। वेरी गुड, ठीक है। तो ग्राफिकली चेक करने का तरीका बहुत आसान है। आप ग्राफ ड्रॉ कर लो और देख लो, वो ग्राफ अगर वर्टिकल लाइन बनाने पे एक से ज्यादा पॉइंट पे कट करा तो फंक्शन नहीं होगा। अगेन क्लासिफिकेशन ऑफ द फंक्शन में इंपॉर्टेंट है मेरा 1-1। एक तो होता है 1-1 में मैनी वन, और दूसरा मेरा कौन होता है? ऑन टू onto 1-1 तब कहलाता है जब ऐसा फंक्शन को 1-1 का ही टाइप कब बोलेंगे? जब सेट ए में जितने भी आप इमेज बना रहे हो, हर एलिमेंट की इमेज कैसी होनी चाहिए? यूनिक इमेज होनी चाहिए। हर एलिमेंट की इमेज कैसी होनी चाहिए? यूनिक। तो ये आपका क्या हो जाएगा? 1-1। क्या हो जाएगा? 1-1, ठीक है। अगर मान लो मैंने ऐसा बना दिया, फंक्शन तो है, लेकिन अगर मैंने ऐसा बोल दिया कि इसकी इमेज ये रही, हर एलिमेंट की सिंगल इमेज तो बने, लेकिन दो एलिमेंट की इमेज क्या बना दी? सेम। तो ये 1-1 होगा क्या? नहीं, ये क्या हो जाएगा? मैनी वन। क्या हो जाएगा? मैनी वन। क्या बात समझ में आती है? बोलो। यस सर आती है। ग्राफिकली चेक करने का तरीका क्या होता है? मान लो ये ग्राफ बना दिया मैंने, ये तो फंक्शन ही नहीं है। तो वर्टिकल ग्राफिकली कैसे चेक करेंगे फंक्शन 1-1 है कि नहीं है? बोलो। सर हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन। वर्टिकल लाइन टेस्ट। वर्टिकल लाइन फंक्शन के लिए होता है, और 1-1 फंक्शन को चेक करने के लिए कौन सा टेस्ट होता है? हॉरिजॉन्टल लाइन, है ना। जैसे यहाँ पे मान लो मैंने Yes, एग्जांपल sir. दिया y = x², तो y = x² में अगर आप हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ करोगे, ग्राफ को दो जगह कट कर रही है, इसका मतलब क्या है कि दो अलग अलग इनपुट के लिए आपके लिए सेम आउटपुट आ रहा है ना। तो ये फंक्शन कैसा हो जाएगा? मैनी वन, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट, इसको क्या बोलते हैं अपन? हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। ये सारी चीजें पता है ना आपको बेसिक?
पता है सर। Yes, sir. Yes, sir. तो बस फंक्शन के लिए ध्यान रखना, वर्टिकल लाइन टेस्ट फंक्शन के लिए, फंक्शन है कि नहीं चेक करने के लिए वर्टिकल लाइन टेस्ट, मैनी वन 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 चेक करने के लिए हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। हॉरिजॉन्टल लाइन अगर ग्राफ को एक से ज्यादा जगह पे कट कर रही है तो वो मैनी वन हो जाएगा। और दूसरा बेसिक तरीका क्या होता है वन वन मैनी वन चेक करने का? सर f of x1 equals to f of x1 f of बराबर x1 f इक्वल of टू f of x2। वेरी गुड। अगर f of x1 इक्वल टू f of x2 इक्वेट किया, सिंप्लीफिकेशन के बाद सिर्फ अगर यही सॉल्यूशन आता, ओनली सॉल्यूशन क्या आना चाहिए? ओनली सॉल्यूशन क्या आना चाहिए कि x1 इक्वल टू x2, तो फंक्शन कैसा हो जाएगा? वन वन के मैनी वन। वन। तो ध्यान रखना, एक बेसिक तरीका क्या है कि आप f of x1 इक्वल टू f of x2 करो, फाइनल सिंप्लीफिकेशन के बाद सिर्फ एक ही तरह का सॉल्यूशन आता है कि x1 बराबर x2 है, तो ऐसा फंक्शन मेरा क्या हो जाएगा? वन वन हो जाएगा। ये एक तरीका। सेकंड तरीका हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। हॉरिजॉन्टल लाइन अगर एक से ज्यादा जगह कट कर रही है तो फंक्शन क्या हो जाएगा? वन वन हो जाएगा, सॉरी मैनी वन हो जाएगा। और एक और तरीका, तीसरा तरीका क्या सिखाया था? सर डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन। वेरी गुड। अगर फंक्शन मोनोटोनिक है, अगर फंक्शन मोनोटोनिक है, मोनोटोनिक मतलब या तो इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग। अगर इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है तो फंक्शन कैसा होगा? वन वन के मैनी वन? 1-1 होगा। ना फंक्शन कैसा होगा? वन वन, क्योंकि आप ग्राफिकली देख के देखो, अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है तो वो बढ़ता ही जाएगा, कभी भी मुड़ेगा ही नहीं, और कभी भी मुड़ेगा नहीं। तो हॉरिजॉन्टल लाइन हमेशा ग्राफ को एक ही जगह कट करेगी, है ना? Yes, sir. ठीक है। तो अगर Yes. फंक्शन मेरा मोनोटोनिक है, अगर सिर्फ इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग मतलब कभी भी टर्न नहीं करेगा, अगर कभी भी टर्न नहीं करेगा तो हॉरिजॉन्टल लाइन हमेशा एक ही जगह कट करेगी, तो ऐसे फंक्शन हमेशा कैसे होंगे? वन वन होंगे। तो ये बहुत अच्छा तरीका है जो ध्यान रखना है। सबसे बेस्ट तरीका क्या है? ये अगर डिफरेंशिएट कर पाओ, डिफरेंशिएशन। अब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कैसे चेक करते हैं? डिफरेंशिएशन कैसा होना चाहिए? तो प्लस माइनस या तो ग्रेटर देन जीरो या फिर Less than 0. किसी भी चीज का डिफरेंशिएशन या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब वो ग्राफ मेरा या तो इंक्रीजिंग होगा या तो डिक्रीजिंग होगा, और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है मतलब फंक्शन कैसा हो जाएगा? वन। ठीक है। तो बहुत अच्छा तरीके, तीनों तरीके। पहला तरीका f of x1 इक्वल टू f of x2 करो, बेसिक, और फाइनल सिंप्लीफिकेशन के बाद अगर x1 इक्वल टू x2 आ रहा है मतलब फंक्शन कैसा हो जाएगा? वन वन। ग्राफ अगर आता है, ग्राफ ड्रॉ कर लिया, ग्राफ ड्रॉ करने के बाद हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करिए, अगर ग्राफ को एक से ज्यादा जगह कट कर रही है तो मैनी वन, और एक ही जगह कट कर रही है तो वन वन। और तीसरा और सबसे अच्छा तरीका क्या कि डिफरेंशिएट कर दो, उस फंक्शन को डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएशन के बाद आपको ये पता चल रहा है कि ऑलवेज पॉजिटिव है या फिर ऑलवेज नेगेटिव है, तो आप बोल सकते, अगर पता चल पा रहा है तो ठीक है, नहीं पता चल पा रहा है तो फिर नहीं पता कर पाओगे। मतलब अगर फंक्शन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है तो फंक्शन क्या हो जाएगा? वन वन, अदरवाइज वन वन नहीं होगा। क्या बात समझ में आ गई? ये तीन तरीके आपके, बोलो जल्दी से। ठीक है। Yes, sir. इसके बाद दूसरा होता है ऑन टू इनटू। तो किसको अपन ऑन टू बोलते हैं? ऑन टू को होने का क्या रीजन है? सर पूरा का पूरा मतलब जो कोडोमेन कोडोमेन जो होती है वो किसके बराबर होनी चाहिए? बस सिंपल रेंज। कि कोडोमेन और रेंज अगर आपस में बराबर आ जाती है तो फंक्शन मेरा क्या हो जाता है? ऑन टू। और कोडोमेन हमेशा क्वेश्चन में गिवन होगी। अब फंक्शन एफ ए से बी, जो सेट बी होता है, इसी को क्या बोलते हैं? कोडोमेन, है ना? क्वेश्चन में आपको कोडोमेन हमेशा गिवन होगा। अब फंक्शन एफ गिवन ए से बी अगर जा रहा है तो बी सेट मेरा कोडोमेन होता है। और रेंज निकालना आपको आता है। रेंज मतलब वाई की वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू कहां से कहां तक लाई कर रही है। अगर वो रेंज और कोडोमेन आपस में बराबर आ जाते हैं तो फंक्शन ऑन टू होगा, ऑन टू नहीं होगा तो फिर दूसरा क्या हो जाएगा? इनटू। क्या बात समझ में आ गई? Yes, sir. ऑन टू और इनटू चेक करने का तो एक ही तरीका है कि कोडोमेन और रेंज, मतलब आप रेंज निकालो। अब रेंज निकालने का तरीका क्या हो सकता है? या तो ग्राफिकल चेक करो, या फिर उस फंक्शन की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालो, या फिर इस फंक्शन को पूरे को x की वैल्यू y के टर्म्स में लिख दो और देख लो कि रेंज कहां से कहां तक आ रही है ना? ठीक है। रेंज निकालने के बाद आपको ये देखना है क्या वो कोडोमेन के बराबर आ रही कि नहीं। अगर बराबर आ रही तो ऑन टू कर दोगे, अदरवाइज इनटू कर दो। ये आपका बेसिक था फंक्शन के बारे में। अब क्वेश्चंस पे हम आ जाते हैं। और भी चीजें बहुत सारी हैं कहने को तो, लेकिन अब क्वेश्चंस के थ्रू उन सबको हम समझेंगे एक एक करके फटाफट। फिर जेई की पीवाई के बहुत सारे मैंने लिए हैं। पहला ये देख लो, बेसिक फटाफट आंसर बता दो। फर्स्ट वाला, y इक्वल टू 2x प्लस 1 ऑन टू मैनी वन के 1 1 बोलो 1-1. स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, वन है ना? और स्ट्रेट लाइन हमेशा किसी होती है? 1 1। सेकंड, y Yes. इक्वल टू x क्यूब, x की पावर 5, सॉरी 1-1. 1 1। इसको चाहो तो आप x1 इक्वल टू x2 कर दो। f of x1 इक्वल टू f of x2 अगर आपने किया, ठीक है, तो x1 की पावर 5 इक्वल टू x2 की पावर 5, तो यहाँ से डायरेक्ट क्या आएगा? x1 इक्वल टू x2 आएगा, ऑड पावर है तो, है ना? Yes, sir. तो 1 1। सेकंड, y इक्वल टू x2 मैनी वन Many one. ऑलरेडी के तो मैनी वन हो जाएगा। ठीक है, चलो अब डायरेक्ट इस पे आते हैं। अब देखो अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन करेंगे। थ्योरी
अपन कवर थ्योरी आपको मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप थ्योरी को बेसिक आपको ध्यान होगा, ठीक है। तो अपन डायरेक्ट क्वेश्चंस पे क्वेश्चन के थ्रू क्वेश्चन सॉल्व मतलब देखेंगे कॉन्सेप्ट। पहला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे ये बोला गया है द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 3 इक्वल टू x इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर। एक तरह की इक्वेशन दे दी आपको और इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, मतलब x की कितनी वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेगी, यूनिक वैल्यू एक ही वैल्यू करेगी, एक भी वैल्यू नहीं करेगी, या फिर दो वैल्यू आएगी, मतलब इस इक्वेशन से कितने सॉल्यूशन आएंगे ये आपको पता करना, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है, सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करो। तो कैसे सिंप्लीफाई करोगे, आपको क्या लॉजिक दिखता है पहले स्टेप को देख के, कैसे करें इसको। यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर एक तो यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर आ रहा है और बाकी हुई ये 3 टर्म। सर ग्रेटेस्ट इंटीजर वाली टर्म्स को एक संग ले जाए पहले। ग्रेटेस्ट इंटीजर को अलग कर लो, बची हुई टर्म को अलग कर लो। सबसे पहले जिसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हो उसको साथ में रखें, हाँ है ना। अरे बोलो, इस क्वाड्रेटिक को मैं सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, ग्रेटेस्ट इंटीजर वाली टर्म को एक साथ रख लेते हैं, x इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर। अब जल्दी बताओ क्या करोगे। सर दोनों फैक्टर्स बना लेंगे और वहां पे एक और पहले क्वाड्रेटिक है तो फैक्टराइज ही करेंगे, तो इसके फैक्टर क्या बन जाएंगे, x माइनस 1 x माइनस 3। यहाँ से भी अगर आप ग्रेटेस्ट इंटीजर कॉमन ले लोगे तो क्या बच जाएगा, x माइनस 1, है ना, x माइनस 1 x माइनस 3, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे x माइनस 1 इंटू x माइनस 3 और इधर से भी ये माइनस इधर कॉमन आ जाए तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इंटू x माइनस 1 इक्वल टू 0। पूरे में से x माइनस 1 कॉमन आ जाएगा तो एक फैक्टर ये बन जाएगा, दूसरा फैक्टर क्या बन जाएगा, x माइनस 3 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इक्वल टू 0। अब यहाँ से दो पॉसिबिलिटी बनेगी, या तो ये वाला टर्म 0 हो या फिर ये वाला टर्म 0 हो। तो अगर x माइनस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा तो यहाँ से एक सोल्यूशन क्या आ जाएगा, बोलो, x इक्वल टू 1। तो एक सॉल्यूशन तो आ गया x इक्वल टू 1, हाँ है ना। इससे क्या बात समझ में आई, अरे बोलो। और दूसरा सॉल्यूशन कहां से आएगा कि x माइनस 3 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इक्वल टू 0, तो या तो ये 0 हो जाए। अब यहां से देखते कोई सॉल्यूशन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहां से क्या आ रहा है, देखो x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इक्वल टू 3, क्या ये पॉसिबल है, नो सर। इसको क्या बोलते हैं, अगर x में से ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस करते तो क्या आता था, फ्रैक्शनल पार्ट। फ्रैक्शनल पार्ट। कोई भी फ्रैक्शनल पार्ट 3 के बराबर आ सकता है क्या, नो सर। नो सर। सिर्फ नहीं। 0 यहाँ से क्या आएगा, नो सॉल्यूशन। तो बेसिकली अपने पास कितने सॉल्यूशन है टोटल, एक। एक, ओनली वन सॉल्यूशन। आपका माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी में कोई भी कितने सॉल्यूशन है, ओनली वन सॉल्यूशन, अ यूनिक सॉल्यूशन इन माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी। क्या बात समझ में आई, यस सर। Yes, sir. ग्रेट। देखो कहने का मतलब क्या था, क्वेश्चन में आपको इक्वेशन गिवन थी। अभी देखो आज अपन प्रैक्टिस ही करेंगे, ठीक है। आप तरीका देखते जाओ फंक्शन में किस तरह से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, फिर घर पे मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन दूंगा होमवर्क के लिए, उनको आप अपने अपना अटेम्प्ट पे ट्राई करना। अभी आप अपना दिमाग लगाओ, फिर मुझे बताओ कि सर क्या तरीका होगा। स्टेप बाय स्टेप हम जल्दी जल्दी जितने मैक्सिमम हो सकते उतने क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। बोलो, ओके यस सर। अगला क्वेश्चन देखो। अब यहाँ पे जो फंक्शनल इक्वेशन है, इस इक्वेशन को देख के कौन सा फंक्शन याद आता है, सिखा रखा है क्लास में पहले ही। सर e की पावर x। देखो ध्यान से, सम प्रोडक्ट में टूट रहा है, तो सम प्रोडक्ट में टूट रहा है, ऐसे कौन से फंक्शन होते हैं, a की पावर x। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, है ना। यस सर। ठीक है, अगर यहाँ पे x प्लस वाई रखोगे तो x प्लस वाई ए की पावर x इंटू ए की पावर वाई हो जाएगा, मतलब सम आपका किस में टूट जाएगा, प्रोडक्ट में, है ना। यस सर। ठीक है, ये सबको पता है ऑलरेडी, अपने क्लास नोट्स में कवर है कि अगर बेसिकली x प्लस वाई x इंटू वाई में अगर टूटता है, सम प्रोडक्ट में टूटता है, ऐसे फंक्शन कौन से होते हैं, a की पावर x वाले। अब ये a निकालने के लिए आपको एक और कंडीशन क्या गिवन है, f ऑफ 1 की वैल्यू गिवन है 3। तो f ऑफ 1 की वैल्यू अगर 3 गिवन है तो देखो ध्यान से, यहाँ पे f ऑफ 1 इक्वल टू आपको कितना गिवन है 3, तो वैल्यू पुट अप करोगे तो a की पावर 1 इक्वल टू 3, तो यहाँ से a कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। आपका फंक्शन क्या हो गया, फंक्शन अपन को क्या मिल गया, 3 की पावर x, है ना। पहला स्टेप देखो ये इंपॉर्टेंट है, इसके बाद कुछ भी पूछा आप आंसर निकाल लोगे। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, समेशन k बराबर 1 से लेके n तक fx का समेशन आपको कितना गिवन है, 3279, तो n कितना होगा, है ना। बोलो, यहाँ पे समेशन रखोगे, fx की जगह क्या आ जाएगा, 3 की पावर x, और यहाँ पे f ऑफ k, सॉरी 3 की पावर k आ जाएगा, k की वैल्यू पुटअप करोगे तो 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 3 अप टिल 3 की पावर n। तो ये किस तरह की सीरीज है, GP। यहाँ पे सम ऑफ द जीपी का फॉर्मूला अप्लाई करके n निकाल लोगे, यस सर। है ना। तो देखो Yes, फंक्शनल इक्वेशन पे क्वेश्चन आएंगे नो डाउट, और फंक्शनल इक्वेशन पे क्या क्या तरीके होते हैं, या तो डायरेक्ट दिख जाएगा, या फिर दूसरे क्वेश्चन किस टाइप क्या मैनिपुलेशन वाले, वैल्यू रख रख के मैनिपुलेट करोगे, हाँ है ना।
याद आ रहा है सबको कि नहीं? Yes, sir. ठीक है, नेक्स्ट फटाफट देखो अगला, ऑब्जर्व करो। तो इसका 1011 है। एफ एक्स में क्या दिया है? 2 की पावर 2x, और डिवाइड में आपको क्या गिवन है? 2 की पावर 2x प्लस 2। ये आपका फंक्शन एफ एक्स गिवन है। ये सर पहले 2 की पावर 2x को ना 4 की पावर x लिख लेंगे, ठीक है, और फिर ना इसमें से ना 1 - 1/2020 करते करते जाएंगे तो पूरी सीरीज बन जाएगी। ठीक है, ठीक है, तो इसका सम कर देंगे। ओके। अब देखो ध्यान से, अप्रोच कैसे करना है वो पे कहने का मतलब ये, क्वेश्चन में आपको जैसे ये दिखा क्वेश्चन, देखो ये क्वेश्चन हो सकता है आपने पहले कर रखा हो, क्लास में मैंने करा भी दिया होगा, लेकिन अल्टीमेटली हमको क्लास में आज क्या सीखना है कि अगर इस तरह के क्वेश्चन आते तो अप्रोच अपनी क्या रहनी चाहिए, ताकि अगर क्वेश्चन दूसरा भी आया, इसकी वैरायटी में दूसरा क्वेश्चन भी अगर बनाता तो फंक्शन आपको एक सिमेट्रिकल फॉर्मेट में गिवन है, एक ऊपर 2 की पावर 2x, इसको चाहो तो आप 4 के टर्म्स में लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, 4 की पावर 4x अपॉन 4 की पावर x प्लस 2, एक तो ये गिवन, ठीक है। और क्वेश्चन में अगर आप देखोगे जो सम दिया हुआ है 1/2003, 2/2003, और लास्ट वाला जो दिया हुआ 2022/2023, ठीक है, और यहाँ पे f(x) प्लस 2 दिया हुआ है, तो अपन क्या कैसे क्रिएट करें, कोई रिलेशन किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं इस तरह के फंक्शन में? तो 1 माइनस करके, हाँ 1 माइनस करके, लेकिन यहाँ पे अगर आप बेसिकली पहली चीज तो आपको ये देखनी होगी, हाँ ये ऑब्जर्वेशन आप कर सकते हो कि लास्ट वाले में आप में फर्स्ट वाला क्रिएट करो, लेकिन यहाँ पे क्या ऑब्जर्वेशन लगोगे, इसको देखो ध्यान से और इसको देखो ध्यान से, इन दोनों में क्या दिमाग लग रहा है कि अगर इन दोनों के अंदर वाले टर्म को अगर मैं प्लस करूँ तो 1 आ जाएगा, ठीक है। इन दोनों का सम कितना आ रहा है 1, तो पहली चीज मेरे को ये देखो, मतलब बेसिकली 2022/2023 को ये जो टर्म है, इसको अगर मैं फर्स्ट वाले के टर्म्स में लिखना चाहता हूँ 1 - 1/2023 लिख सकता हूँ, ठीक है। बेसिकली पहले जो इनपुट था, ये अगर इनपुट है मान लो p, और तो लास्ट में क्या दिया हुआ है उसी का 1 - p है ना, उसी का क्या दिया 1 - p दिया है, तो आपको यहाँ पे fx से, तो अगर आप f(1 - x) क्रिएट करके देखें तो अपन को चेक करना पड़ेगा इन दोनों में क्या रिलेशन आ रहा है। देखो क्योंकि अपन को जो क्वेश्चन अल्टीमेटली तो क्वेश्चन हो सकता है आपने पहले किया हो, कोई बात नहीं, लेकिन अप्रोच सीखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन तो आना नहीं है, ठीक है। आपको क्वेश्चन घुमा के कोई ना कोई अलग तरीके से वो देगा, लेकिन अप्रोच क्या अपन अप्रोच क्या देखी कि मैंने जो क्वेश्चन मुझे पूछा जा रहा था, ये अप्रोच आपको सीखनी है कि यहाँ पे ये जो D1 और यहाँ पे जो गिवन, इन दोनों में रिलेशन क्या आ रहा था कि इन दोनों का सम 1 आ रहा था, तो बेसिकली मैं लास्ट वाली टर्म को फर्स्ट वाली टर्म के टर्म्स में कैसे लिख सकता हूँ 1 माइनस इसका डिफरेंस, सेकंड लास्ट टर्म को कैसे लिखूंगा 1 - 2 अपॉन इसका डिफरेंस, तो बेसिकली अगर ये x है तो ये 1 - x है, ठीक है। अब देख लेता हूँ इनमें आपस में कोई रिलेशन आ रहा था, f(1 - x) क्रिएट करके देखते हैं, तो यहाँ पे जहां भी x है उसकी जगह 1 - x अगर मैं लिख दूं तो देखते हैं इसमें क्या रिलेशन आ रहा था। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो हो जाएगा 4/4 की पावर x डिवाइडेड बाय 4/4 की पावर x प्लस का 2, एलसीएम अगर लोगे, ठीक है, तो एलसीएम सही किया ना मैंने, डिफरेंस है ना, ठीक है, यस ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप एलसीएम लोगे तो ऊपर बनेगा 4/4 की पावर x, और डिवाइड में 4 + 2 × 4 की पावर x अपॉन 4 की पावर x, है ना। यहाँ से 4 की पावर x कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा, चेक कर लेना कैलकुलेशन, 4/4 + 2 × 4 की पावर x, ऊपर और नीचे से 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन लेके कैंसिल करोगे 2/2 + 4 की पावर x, तो ये आया, ठीक है। और यहाँ पे क्या था 4 की पावर x प्लस 2। अब देखो इनमें क्या ऑब्जर्वेशन है, इन दोनों का एडिशन है ना, देखो ध्यान से, ठीक है। बेसिकली इसका डिनोमिनेटर और इसका डिनोमिनेटर तो सेम है, और यहाँ पे भी ऐड किया हुआ है, तो अगर इन दोनों को ऐड कर दे fx + f(1/x) को, तो एडिशन अगर करोगे तो ऊपर भी 4 की पावर x प्लस 2 बन जाएगा, नीचे भी 4 की पावर x प्लस 2 बन जाएगा, दोनों का कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, 1 है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि fx और f(1/x) इन दोनों का सम आपका 1 आ रहा है, मतलब जो फर्स्ट टर्म है और लास्ट टर्म है, ये टर्म और ये टर्म, इनका सम 1, ठीक है। तो अपन को ऐसे देखने पड़ेंगे कितने पेयर बनेंगे, हर पेयर का सम क्या बन जाएगा 1 बनेगा, हर पेयर का सम कितना बनेगा 1, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी यहाँ पे देखो 1 से लेके 2022 तक, टोटल 2022 टर्म्स है, है ना। तो उसमें उसके में हर दो टर्म का सम कितना आ रहा है 1, तो हर दो का सम बना रहा है, तो ऐसी टर्म कितनी बनेगी 2022/2, है ना, कितनी बनेगी 1011 1011
ठीक है, तो अगेन दोनों क्वेश्चन में पहला तो डायरेक्ट था जिसमें अपन को फाइनल ऑब्जर्वेशन लगानी थी, सेकंड वाले में ऑब्जर्वेशन क्या लगी, जो पूछा जा रहा था उस पूछे जा रहा जो चीज है उसको पहले ऑब्जर्व किया और उसी को फिर क्वेश्चन के साथ रिलेट किया, तो मेरा क्वेश्चन सिमेट्रिकल बन गया। तो इन सब ऑब्जर्वेशन को आपको ध्यान, देखो क्वेश्चन का करने का ऐसा स्टैंडर्ड नहीं है कि ऐसे क्वेश्चन आने चाहिए, लेकिन ये ऑब्जर्वेशन आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी कि ताकि अगर नया क्वेश्चन भी आता है तो आपको ये देखना जो चीज पूछी जा रही है उसको मैं कैसे गिवन चीज के साथ रिलेट करूं, इन सब चीजों छोटी छोटी चीजों का आपको ध्यान रखना है। क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, नेक्स्ट अगेन अ गुड क्वेश्चन। ABC बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, फंक्शन fx दिया है, gx दिया है और फॉग का इनवर्स दिया हुआ है। तो चाहे फॉग में अगर AC रखें और गॉफ में अगर b रखें तो उसकी वैल्यू क्या होगी? तो आपको बेसिकली क्या निकालना पड़ेगा, फॉग भी निकालना है f of gx और गॉफ भी निकालना पड़ेगा विद द गिवन दिस टू कंडीशन। ठीक है, करो ट्राई। सबसे पहले मुझे यहां से फॉग कितना होगा ये पता करके बताओ। इनवर्स, अब किसी फंक्शन का इनवर्स दिया है तो फंक्शन क्या होगा ये पता करो, तो फंक्शन क्या आएगा ये निकालो। अगर फॉग इनवर्स दिया है तो फॉग इनवर्स से फॉग की वैल्यू कैसे निकालो, बताओ ये वैल्यू सर कितनी है? y को एक्सपोर्ट कर देंगे और x को वैल्यू, अरे मैं पूछ नहीं रहा हूँ तरीका, आंसर बताओ। सब लोग अपना अपना ट्राई करो कॉपी में। फॉग इनवर्स से मतलब किसी फंक्शन का आपको इनवर्स दिया है तो वो फंक्शन क्या होगा ये पता कर लो। टू एक्स क्यूब प्लस 7। 2x क्यूब प्लस 7, ठीक है। तो कैसे करते हैं, यहाँ पे आपको दिया हुआ है, मान लो इसको y मान लिया, इसको क्या मान लिया आपने y, इसका इनवर्स निकालना है, इसका क्या निकालना है इनवर्स। तो इनवर्स निकालने के लिए क्या करोगे, दोनों तरफ क्यूबिंग कर दोगे, हाँ है ना, अरे बोलो। जी सर। Yes, sir. ठीक है, दोनों तरफ क्या कर दिया क्यूबिंग। अब यहां से x की वैल्यू निकाल लेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2y क्यूब प्लस 7 और x की जगह क्या लिख दोगे आपका वही f इनवर्स y इक्वल टू 2y क्यूब प्लस 7 और फाइनली y की जगह x रिप्लेस कर देंगे तो मेरा f इनवर्स x कितना आ जाएगा, मतलब इसी ये जो गिवन फंक्शन था इसका इनवर्स कितना आ जाएगा 2x क्यूब प्लस 7। क्लियर है? अरे इनवर्स निकालना आता है ना। Yes, sir. y की वैल्यू x के टर्म्स में दी हुई रहती है, x की वैल्यू आपको y के टर्म्स में निकालनी थी, वही आपका क्या हो जाता है इनवर्स हो जाता है। तो x की वैल्यू y के टर्म्स में क्या आई थी 2y क्यूब प्लस 7, तो इस फंक्शन का इनवर्स x के टर्म्स में क्या आ जाएगा 2x क्यूब प्लस 7। तो फॉग x तो आ गया आपके पास, क्या आ गया फॉग। ठीक है, अब अपन को fx और gx भी तो गिवन है, है ना। fx कितना गिवन है ax क्यूब सॉरी ax माइनस 3 और gx कितना गिवन है x की पावर b प्लस c। ठीक है, अब यहां से भी एक फॉग निकाल ले, बोलो, क्योंकि एक फॉग तो मेरा यहां से आ चुका है, यहां से भी एक फॉग निकालोगे, यहां से बताओ फॉग x कैसे निकालोगे। सर मतलब जो fx है ना उसमें gx डाल देंगे x की fx जगह। के अंदर gx डाल दोगे, तो जहां जहां भी fx है उसकी जगह gx, तो fx आपका क्या है ax माइनस 3, तो जहां जहां भी x है उसकी जगह ये आ जाएगा, तो जहां जहां भी x है उसकी जगह क्या आ जाएगा ये। तो आपके fx फॉग x की वैल्यू कितनी आ जाएगी a की पावर b प्लस ए बी माइनस 3। ये सबको समझ में आया क्या बच्चों? Yes, sir. यस सर। फॉग को आप इक्वेट करोगे इसके साथ जो मैंने निकाला है, क्या यहाँ से मेरे पास ए और बी आ सकते हैं क्या, चेक करो एक। यस सर, 2 3 7 आ रहे हैं एबीसी की वैल्यू। वेरी गुड, ए की वैल्यू कितनी आ रही 2, बी की वैल्यू कितनी आ रही, अच्छा यहाँ 3 पे ए सी है ये, बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 और ए सी को इक्वेट कर दोगे 7 के साथ, तो सी कितना आ रहा है 7। 7 आ रहा है। यस सर। सर डाउट है बस, कैलकुलेशन गलती ना हो। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं। ए सी माइनस 3 की वैल्यू मेरे कांस्टेंट 7 के बराबर होगी, ए की वैल्यू मैंने 2 निकाली तो 2c माइनस 3 इक्वल टू 7, तो 2c इक्वल टू 10, तो c 5 आ रहा है ना। ठीक है, बोलो। अरे कंपेयर किया अपन, क्या किया कंपेयर, इसको कंपेयर कर लिया इसके साथ, तो a की वैल्यू 2 के बराबर, b की वैल्यू 3 के बराबर, हाँ है ना, और इसको कंपेयर कर लिया इसके साथ, तो b c वहां पे 5। ये सबको समझ में आया?
Yes, sir. कुछ बचा ही नहीं क्वेश्चन में। फॉग एसी गॉफ एसी बस निकाल लोगे। कंपोजिट का बहुत बेसिक क्वेश्चन आया था, आप देख पा रहे हो, दिखने में बहुत अजीब दिख रहा था, बहुत सारे बच्चे छोड़ के आ गए थे, लेकिन अपन ने किया क्या है, फॉग इनवर्स दिया तो वहां से फॉग निकाला और गिवन कंडीशन से फॉग निकाला, दोनों को इक्वेट किया, मेरा एबीसी आ गया, फिर क्वेश्चन तो अपने आप हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे बेसिक क्वेश्चन आपको छोड़ के नहीं आ रहे, क्या कर लोगे इस टाइप के क्वेश्चन? यस सर। वेरी गुड। इसमें डाउट तो नहीं है किसी को? सर ग्रोथ में तो बस जी की पावर जी वाला एफ में डाल देंगे ना। जी का एफ में डाल देना, एबीसी की वैल्यू पुटअप कर देना, फॉग में एफ के जी अंदर सर। जी डाल देना, एबीसी की वैल्यू पुटअप कर देना, फिर तो कुछ बचा ही नहीं एक्चुअली। ठीक है, ओके, ये एक दो क्वेश्चन और थे। क्या दिया है क्वेश्चन में, देखो ध्यान से, अ फंक्शन एफ आर सी आर बी डिफाइंड एज एफ एक्स इक्वल टू, अगेन थोड़ा सा अच्छा लेवल का क्वेश्चन था, लॉग ऑफ रूट एम। दिमाग लगाओ, मुझे बताओ क्या तरीका अपनाओगे, सब लोग अपने अपने माइंड में सोचो पहले, फिर मैं पूछता हूँ, सब लोग दिमाग में सोचो, पढ़ो क्वेश्चन ध्यान से, आपके अंदर क्या अप्रोच आ रही है इस क्वेश्चन को पढ़ के, लॉजिक लगाओ, फिर मेरे साथ डिस्कस करना। मैं तब तक क्वेश्चन लिख रहा हूँ। एक फंक्शन दिया y इक्वल टू लॉग रूट एम रूट टू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स प्लस एम माइनस टू और सम m, कोई m है, सच दैट द रेंज ऑफ द फंक्शन, इस फंक्शन की जो रेंज है वो आपको दिए 0 से 2, मतलब इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू कितनी है 0 और मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 2, ये क्वेश्चन में गिवन है। देन द वैल्यू ऑफ m, तो ये m की वैल्यू क्या होगी ये हमें पूछेंगे, तो बताया जाए क्या क्या किया जाए, इसकी इस फंक्शन की मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालें, और वो सर, मिनिमम sin मैक्सिमम x वैल्यू हमको equal 0 to 2 के बराबर तो चाहिए। हाँ बोलो। रूट टू को 45 डिग्री हो जाएगा तो फिर पूरा अंदर फॉर्मूले में चला जाएगा, साइन एक्स माइनस सी, तो साइन कोसाइन माइनस वैसे बन जाएगा पूरा। बेसिकली आपको यहाँ पे sin x माइनस cos x दिया हुआ है, इसके बारे में आपको क्या पता होता है? सर तो इसकी फॉर्मूला बनेगा। इसकी सबसे maximum बड़ी value वैल्यू होती है कितनी होती है? रूट ए स्क्वायर प्लस Root a square plus b square हाँ, तो मैक्सिमम रूट 2 और मिनिमम माइनस -√2 रूट minus root. है ना, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करोगे तो इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू तो √2 आएगी और मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी -√2, है ना? यस सर। ठीक है, तो अगर y की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, तो देखो मुझे क्या पता है, मुझे y की रेंज गिवन है, मुझे दो ही चीज पता है, एक तो y की मैक्सिमम और y की मिनिमम, उसी से मुझे कहीं ना कहीं m की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, बोलो अरे हाँ है ना? तो y की मैक्सिमम निकालते टाइम में क्या क्या चीजें रख सकता हूँ, देखो लॉग ऑफ रूट m, इसको तो ऐसा कैसे रहने दिया, अब इसको अगर मैक्सिमम बनना है तो इस फंक्शन यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या रखें अपन, √2 रखते हैं, है ना, जितना ज्यादा ये बड़ा होगा उतना मेरा फायदा होगा, तो मेरे पास क्या मिलेगी मैक्सिमम वैल्यू, तो यहाँ से अगर आप देखो ध्यान से तो यहाँ पे 2 और 2 तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे m बचेगा, तो बेसिकली इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, इसकी वैल्यू तो 2 आ रही है, ये तो और इससे तो कुछ फायदा नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट 2 से इक्वेट हो गया, है ना? अरे बोलो, ये 2 आएगा, 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा, लॉग रूट m और m, रूट m को क्या लिखोगे, लॉग की पावर 1/2, है ना, m, और जो बेस की पावर ऊपर आगे जाके रेसिप्रोकल हो जाती है, अरे नहीं है ये बात समझ, तो ये 2 के बराबर ही आएगा, तो इसकी वैल्यू तो 2 के बराबर ही आ रही, तो इससे कुछ फायदा मिला क्या अपन को, m सब कैंसिल हो गया इससे, तो है ना? Yes. दिख रहा है सबको कि नहीं दिख रहा है? आ गया सर। आ गया भाई। मिनिमम में दिमाग लगाओ कि मिनिमम के लिए क्या होगा, सर मिनिमम के लिए वैल्यू डाल देते हैं -√2 और इस उस वो मिनिमम अंदर के वाली लिए अगर आप वैल्यू को वैल्यू 1 डालोगे से इक्वल कर -√2, देंगे। यहाँ पे -√2 कितना हो जाएगा, -2 है ना, प्लस m -2, यहाँ पे आपकी लॉग की वैल्यू कितनी आ जाएगी, लॉग ऑफ रूट m और ब्रैकेट में क्या बचेगा m-4, क्या ये सबको समझ में आया? यस सर। Yes sir. अब ये मिनिमम क्वेश्चन में कितना गिवन है, 0 के बराबर, तब ये 0 कब आ सकता है, m-4 1 हो. हाँ जब ये वैल्यू किसके बराबर हो, 1 के बराबर, तो m-4 अगर 1 हो गया तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4. सर 5 है ना? क्लियर है सबको? Yes sir. Yes, sir. ठीक, अब देखो अगेन क्वेश्चन दिखने में कितना खराब दिख रहा था कि नहीं, Yes sir. है ना? लेकिन अपन ने एकदम ध्यान, देखो आपको ये जो क्लास में अपन चीजें देख रहे हैं ना, पीवाईक्यू कराने से ये मतलब नहीं कि भाई ये क्वेश्चन आपका रिपीट होगा एग्जाम में, नोट, ये रिपीट नहीं होगा, लेकिन अपन अप्रोच क्या कर रहे हैं ये आपको दिमाग में बिठाना है कि जेई में क्वेश्चन वो किस तरह से पूछ रहा है,
दिखाने में अजीब दिखा रहा है, लेकिन मेरे को क्या करना है वहां पे शांति से क्वेश्चन को बहुत ध्यान से गिवन डेटा होता है ना आपके सामने, मैं क्वेश्चन को अप्रोच कैसे कर रहा हूँ, मैं ये नहीं देख रहा हूँ क्वेश्चन की शक्ल कैसी है। मैंने देखा भाई फंक्शन दिया है, लिख दिया मैंने, फिर फंक्शन के बारे में बोला इसकी रेंज, तो मैंने रेंज लिख दी, पूछा एम क्या था, तो मैं यही देखते मैंने देखा भाई क्या इसमें से मैं अप्रोच कर सकता हूँ, फंक्शन की मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू मुझे पता ही है, और साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को देख के ये मुझे याद आता है इसकी मिनिमम √2 और -√2 थी, है ना। तो जैसे इक्वेट किया अपना क्वेश्चन बहुत आसानी से हो गया। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को भी आपको करना है एग्जाम। चलो अगला देखो ध्यान से, अगले शिफ्ट में क्वेश्चन क्या आया था फंक्शन से। ठीक है, तो फंक्शन के जो क्वेश्चन आ रहे हैं टफ मीडियम इजी कैसे भी है, अप्रोच जरूर करो, ट्राई करो कि आपसे बन पा रहे इनके बन पा रहे। और अगेन एकदम काम माइंड के साथ जितना शांति से गिवन डेटा को प्रॉपर्ली उतारोगे, गिवन डेटा को बहुत ध्यान से देखना मैथ्स में खासकर, और देखो क्या पूछा जा रहा है। फंक्शन अगेन देखो, पढ़ो इसको और लगाओ दिमाग क्या लगाएंगे इसमें। फंक्शन एफ एक्स आपको दिया हुआ है 2x की पावर n प्लस लैम्डा, where lambda belongs to a real number, n belongs to the natural number, है ना। अब फंक्शन की वैल्यू 4 पे आपको गिवन है 133, और फंक्शन की वैल्यू 5 पे आपको गिवन है 255। द सम ऑफ ऑल पॉजिटिव डिवाइजर ऑफ, अब थोड़ा सा इसमें पीएनसी मिक्स हो गया, लेकिन वो तो चलो ठीक है कर लेंगे हम सॉल्व, वो दिक्कत नहीं है। सबसे पहले तो आपको ये पता करना पड़ेगा कि इसकी वैल्यू क्या आ रही है, f(3 - f(2), इसकी वैल्यू क्या आ रही है, फिर उसके डिवाइजर देखेंगे, वो तो अपन निकाल लेंगे, अपन को ऑलरेडी एक फॉर्मूला याद है, लेकिन आपको बेसिकली क्या निकालना है, f(3 - f(2) की वैल्यू क्या होगी, करो ट्राई, फिर अपन उसका सम निकाल लेंगे, वो तो बात की बात है। फंक्शन का क्वेश्चन ये है कि आपको f(3 - f(2) निकालना है। लगाओ, बताओ क्या तरीका अपनाओगे। सर वैल्यू रख देते हैं हाँ वैल्यू रख देंगे, वेरी गुड। एक बच्चे ने बोला सर वैल्यू रख दो, रखो वैल्यू, चलो सब लोग, और देखो उससे कुछ आ रहा है क्या, लैम्डा वगैरह एन, लैम्डा और एन अगर आ जाएगा तो मेरा काम हो जाएगा। सर लैम्डा तो कैंसिल हो गया, लैम्डा तो कट जाएगा। अच्छा लैम्डा कैंसिल आउट हो रहा है, वेरी गुड। एन आ रहा है क्या, सर n3 आ रहा है। आवाज चलो ठीक है देख लेते हैं, वैल्यू रख के देख लेते हैं। f(4), सबसे पहले f(4) रख दिया, तो f(4) इक्वल टू 2 4 की पावर n प्लस लैम्डा, इसकी वैल्यू हमको गिवन है 133, और f(5) अगर रख दोगे तो 2 5 की पावर n प्लस लैम्डा इक्वल टू 225। तो क्लियरली इक्वेशन नंबर 1 और 2 को अगर माइनस कर दे तो काम हो जाएगा, है ना, यही किया था आपने। यस सर। तो 2 - 1 करने पे इन दोनों का डिफरेंस आप निकाल लेते हैं। यहाँ से n कितना आ रहा है बता दो डायरेक्टली। 3 आ रहा है, सबका 3 आ रहा है। यस सर आ रहा है 3। ओके, तो n की वैल्यू 3 आ गई। अब लैम्डा कैसे निकालेंगे बच्चों, सर पुट करके वैल्यू पुट कर देंगे। लैम्डा कितना आ रहा है, आ रहा है 5 आ रहा है लैम्डा। लैम्डा 5 आ रहा है, बहुत बढ़िया। चेक कर लेना बाकी लोग भी, अब तो कुछ खैर बचा नहीं है। fx आपका क्या बन जाएगा, 2x³ + 5, है ना। यस सर। yes sir f(3 - f(2) की वैल्यू बता दो मुझे कितनी आ रही है। सर 38। चेक कर लेना, ठीक है। अब पीएनसी याद करो, आपको मैंने सिखाया था पीएनसी में सम ऑफ ऑल द डिवाइजर, इसके क्या पता करना, डिवाइजर, है ना, याद आ रहा है। इसके डिवाइजर पता करने के लिए सबसे पहले इसका क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। अरे बच्चों याद है, ये 38 आ रहा है ना, Yes, चेक sir. करना। सर यही 38 आ आ रहा रहा है, ठीक है। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, 2 की पावर बोलो 1 है, 2 × 90। 19 बस यही आएगा, ठीक है। यस सर। अब सम ऑफ ऑल डिवाइजर का फॉर्मूला याद करो, सम ऑफ ऑल डिवाइजर, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला बताया था। n+, मतलब n+2 की 2 के पावर। लिए क्या क्या लिखोगे, 2 की पावर 0 याद आ रहा है, प्लस 2 की पावर 1 यस सर। मल्टीप्लाई बाय 19 की सारी पॉसिबल पावर, 19 की पावर 0 प्लस 19 की पावर 1। अब देखो याद करो मैं आपको, अगर
कहीं खाली जगह है क्या? यस सर, याद है। याद है ना? कोई नंबर होता था n, 2 की पावर a, 3 की पावर b, 5 की पावर c मान लो। तो सम ऑफ ऑल डिवाइजर का फॉर्मूला क्या बनता था? 2 की सारी पॉसिबल पावर लिख दोगे, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, सो ऑन अप टिल 2 की पावर a मल्टीप्लाई बाय b की सारी पॉसिबल पावर 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर b तक, और 5 की सारी पॉसिबल पावर। ठीक है, सबको याद रखना। ठीक है, डायरेक्ट बताया था मैंने आपको। इससे आपका क्या आ जाएगा? सम ऑफ ऑल डिवाइजर, है ना? यस सर। ठीक है, तो बस यही। अब देखो, ये भी क्वेश्चन ऐसा था जो बेसिक थ्योरी सारी क्लास में ऑलरेडी कवर। अब देखो यहाँ पे मैं ये जो इन्होंने कराया एन और लैम्डा निकाला, ये तो क्लास 10th का लॉजिक है ना, यस है ना? यहाँ से आपको ये निकलवा दो, फिर पीएनसी में इसको क्वेश्चन को कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो अगेन ये क्वेश्चन छोड़ने लायक नहीं था, लेकिन अगेन अगर बच्चा जिसकी तैयारी कम होगी तो वो क्वेश्चन को देख के घबरा जाएगा, यार ये तरह के क्वेश्चन तो मेरे को क्लास में कराई नहीं है ना? अब ऐसे क्वेश्चन कराए जा सकते हैं क्या? क्वेश्चन तो कैसा भी घुमा के पूछ सकता है। अल्टीमेटली आपको वहां पे कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा। इसकी वैल्यू कितनी आ रही? चेक करो, आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा? 1 + 2 यस सर, 60। 1 + 9, तो 3 × 20, हाँ 60 हो गया काम। क्लियर है सबको? ठीक है, ये आपके सामने जेई के क्वेश्चन है बच्चों। बार बार मैं क्लास में देखो, मेन मेरा उद्देश्य क्या है ना, मैथ्स चाहे कैसी भी आए आपको, लेकिन कॉन्फिडेंस अच्छा आ जाना चाहिए। कॉन्फिडेंस आ गया ना तो अपने आप इजी मीडियम लेवल के क्वेश्चन में जंप करके आ जाओगे। लेकिन कॉन्फिडेंस लो रहा, नहीं आया समझ। हाँ, क्या कॉन्फिडेंस अगर लो रहा तो दिक्कत है। हाँ बताओ, क्या स्टेप समझ में नहीं आई? बोलो जल्दी बोलो। सम ऑफ डिवाइजर हाँ, सम ऑफ डिवाइजर पीएनसी में एक्चुअली बताया जाता है कि सम ऑफ डिवाइजर का एक फॉर्मूला होता है। आपके जो भी प्राइम फैक्टराइजेशन में जो पावर आती है वो सारी पॉसिबल पावर लिख दो। जैसे 2 की पावर 1 आ रही है तो 2 की पावर 0 से लेकर 2 की पावर 1 तक लिखोगे, मल्टीप्लाई बाय 19 की पावर 1 आ रही है तो मल्टीप्लाई बाय 19 की पावर 0, 19 की पावर 1। ठीक है, तो इससे क्या होता है? आपका सम ऑफ डिवाइजर आता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो मैं, बाकी लोग ये क्वेश्चन ट्राई कर लो तब तक। कोई नंबर है n, 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, 5 की पावर 1। तो इसमें अगर पूछा है सम ऑफ डिवाइजर तो आप क्या लिखोगे? 2 की सारी पॉसिबल पावर। तो 2 की सारी पॉसिबल क्या हो जाएगी? 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, सो ऑन अप टिल 2 की पावर 3 तक। 3 की सारी पॉसिबल पावर है ना? समझ पा रहे हो? नहीं आई बात समझ में? आ गई सर। ठीक है, फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूला में अप्लाई करो, वैल्यू पुट अप कर दो। ठीक है, चलो ये वाला चेक करो सब लोग। चलो बच्चों, इस क्वेश्चन पे आते हैं। फंक्शन दिया हुआ है, मेनी 1 1 1 पूछा है ना? बोलो। यस सर। यस सर। ठीक है, अब आपको क्लास में सिखाया क्या आज ही कि मेनी 1 1 1 चेक करने के 3 तरीके हैं। एक f of x1 इक्वल टू f of x2 करो और देखो वहां से x1 इक्वल टू x2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एक तरीका। दूसरा तरीका हॉरिजॉन्टल ग्राफिकली हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट, और तीसरा तरीका डिफरेंशिएशन। इन 3 तरीकों में से जो ज्यादा आसान दिखे वो अपना लो। अब देखो, ग्राफ बनाना तो थोड़ा सा टफ होगा क्योंकि फंक्शन सिंप्लीफाई नहीं होगा, है ना? यस क्लियर है? तो ग्राफ तो अपन छोड़ दो अभी, क्योंकि ऊपर भी क्वाड्रेटिक है नीचे भी क्वाड्रेटिक है, इस तरह के फंक्शन का ग्राफ बनाना अपन को नहीं आता। दूसरा तरीका क्या? तो अब इसको सिंप्लीफाई करो, f of x1 इक्वल टू f of x2, और देखो वहां से अगर फाइनल रिलेशन x1 इक्वल टू x2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और तीसरा तरीका सबसे बढ़िया कि ये इक्वेट कर दो, डिफरेंशिएशन। और देखो डिफरेंशिएशन कहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है, कहाँ पे मतलब बेसिकली नेगेटिव आ रहा है, क्योंकि आपको अल्टीमेटली क्वेश्चन में क्या बोला है कि आपको इंटरवल में बताना, इस इंटरवल में 1 1 होगा, इस इंटरवल में मेनी 1 होगा, यही तो चेक करना है ना?
यस ठीक है, तो कौन सा तरीका Yes. अपना है बताओ? तो डिफरेंशिएशन लगा देते डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएशन कर दें और डिफरेंशिएट करके देख लेते हैं कि कहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है, कहाँ पे नेगेटिव आ रहा है। जहां पे पॉजिटिव है, जहां पे नेगेटिव होगा वहां पे क्या हो जाएगा 1 1, और जहां पे ग्राफ टर्न कर रहा है या फिर अगर मैक्सिमम मिनिमा आ रहा है बेसिकली वहां पे 1 1 नहीं होगा। चलो चेक कर लेते हैं, इसका डिफरेंशिएट करो और सिंप्लीफाई करके देखो क्या आ रहा है। सब लोग डिफरेंशिएट करो इसका। 1 1 आ रहा है 1 1 आ रहा है, वेरी गुड। डिफरेंशिएशन कितना आ रहा है? सर। मैंने तो F1 और F2 को इक्वल करके किया था। अच्छा, F1 इक्वल टू F2, तो उसमें सारे हर x के लिए 1 1 होगा, क्योंकि 1 1 के लिए भी 2 ऑप्शन है, 1 से इंफिनिटी में 1 1 के माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी में 1। चेक करो एक बार। सर डिफरेंशिएशन ठीक है, डिफरेंशिएट करोगे ऊपर, फटाफट मैं कर रहा हूं, ऊपर का डिफरेंशिएशन आ जाएगा 2x + 2 इनटू दिस माइनस नीचे का डिफरेंशिएशन अपॉन नीचे का होल स्क्वायर। अब देखो नीचे का होल स्क्वायर तो पॉजिटिव है, तो लिखने का कोई मतलब नहीं, पॉजिटिव वो तो ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा, है ना? यस सर। ठीक है, तो डिनोमिनेटर में लिख नहीं रहा हूं क्योंकि डिनोमिनेटर का स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा, तो वो तो मुझे उसको कोई मतलब नहीं, कोई भी फंक्शन अगर पॉजिटिव है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे इसी को चेक कर लेते हैं, इसको मल्टीप्लाई अगर करोगे तो 2x³ + 2x + 2x² + 2 माइनस देखो क्या क्या आ रहा है यहाँ पे, टू आ रहा है। ये आ रहा है, देखो बोलो बच्चों। Yes. ठीक है, तो ये आ रहा है 2 × 1 - x², है ना? क्लियर है सबको? इसके फैक्टर अगर आप देखोगे f' के, आसानी था क्वेश्चन ये, 2 × 1 - x और 1 + x। ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट आ गए 1 और -1। अब ध्यान से देखो इसका साइन, f' का साइन कहां पे पॉजिटिव कहां पे नेगेटिव होगा। तो अगर x की वैल्यू 1 से ज्यादा हुई तो यहाँ पे देखो x का क्वेश्चन नेगेटिव, तो ध्यान से देखो, अगर 1 से ज्यादा रखोगे तो ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी कि नेगेटिव, चेक करो। 1 से ज्यादा 5 रखा तो नेगेटिव आएगी, है ना? x की वैल्यू 1 से ज्यादा रख के देख लो इसमें, अगर x की वैल्यू 1 से ज्यादा है तो ये फंक्शन का साइन क्या आएगा? नेगेटिव, मतलब f' क्या आएगा? नेगेटिव। -1 से कम रखोगे, अगर -1 से कम रखोगे, कोई भी तो -3 रख दिया तो -3 रखो, तो यहाँ पे -3, ये तो प्लस बन जाएगा, ये नेगेटिव बन जाएगा, तो -3 से भी क्या होगा? नेगेटिव। यहाँ पे क्या बनेगा? पॉजिटिव, प्लस माइनस प्लस, है ना? अब देख लेते हैं, तो अब एक एक करके ऑप्शन। तो -∞ से 1 में, सॉरी -∞ से माइनस, तो -∞ से -1 में तो डिक्रीजिंग फंक्शन है ना? तो डिक्रीजिंग sir. तो कैसा होगा? 1 1 के मेनी 1 1 1 1 1 -∞ से -1 में तो मेरा क्या हो जाएगा? 1 1। तो फर्स्ट ऑप्शन गलत हो गया। 1 से इंफिनिटी में अगेन फंक्शन कैसा? इंक्रीजिंग, तो यहाँ पे भी कैसा होगा? 1 1, है ना? ठीक है, जहां पे भी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग होता वहां पे 1, मतलब ये भी ऑप्शन गलत हो गया। 1 से इंफिनिटी में 1 1 एंड बट नॉट इन माइनस, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। Yes sir. यस यस सर। अब देखो अगेन, आपको देखो मैंने कॉन्सेप्ट सिखाया था और जेई ने उसी कॉन्सेप्ट पे बेसिक क्वेश्चन पूछ लिया क्या है। अब देखो यहाँ पे कुछ आउट ऑफ द बॉक्स नहीं आ रहा है, कंसेप्ट को ही अप्लाई किया जा रहा है। कंसेप्ट क्या है भाई? 3 तरीके सिखाएंगे क्लास में, और ये हर साल सिखाया जाता है, ऐसा नहीं कि मैंने इसी साल आपको बता रहा हूँ, पिछले साल भी यही बताया था, उसके पहले भी 4 साल पहले भी यही बताया था। ठीक है, कि कोई भी फंक्शन को 1 1 या मेनी 1 चेक करने के 3 ही तरीके होते हैं, उसमें जो तीसरा तरीका होता है अगर आप डिफरेंशिएट करके देख लो तो काम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको इंटरवल्स में पूछा था, तो इंटरवल में पूछा मतलब कहीं ना कहीं डिफरेंशिएट वो करवा रहा है ना? सर बोलो डिफरेंशिएशन में अपॉन वाली टर्म कहाँ गई? अपॉन वाली टर्म मैंने इसलिए नहीं लिखी क्योंकि वो तो ऑलवेज पॉजिटिव होगी, तो उसके होने या ना होने से कुछ फर्क पड़ेगा क्या? अपॉन में जो टर्म है वो तो ठीक है ऑलवेज सर। पॉजिटिव है, तो किसी भी पॉजिटिव नंबर को मल्टीप्लाई करने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है ना? ठीक है, ठीक है सर। यहाँ पे x की वैल्यू में कुछ भी रखो, हाँ ये तो ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, क्लियर है? तो सर x² + 1 को भी नेगलेक्ट कर सकते हैं हम? x² + 1 को नेग्लेक्ट तो क्या है, मतलब बेसिकली कहने का मतलब क्या है? डिनोमिनेट, अच्छा आप क्या करो, फंक्शन को नेग्लेक्ट कर दो। नहीं सर, x² + 1 जो हमारे पास न्यूमरेटर में आया उसको भी नेगलेक्ट कर दे, सम से साइन ही देखना है हमें। हाँ, उसको अपन ने नेग्लेक्ट किया है क्योंकि जब हम एक्चुअली मुझे f' के साइन से मतलब है, तो f' का जो साइन से मतलब है, तो जो साइन बदलेगा वो न्यूमरेटर ही बदलेगा, डिनोमिनेटर से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वहां पे मैं x की वैल्यू कुछ भी रखूं
वो ऑलवेज पॉजिटिव आएगा, है ना? ओके सर। ठीक है, और पॉजिटिव नंबर को आप नेगेटिव से मल्टीप्लाई करो तो भी वो नेगेटिव आना है, और पॉजिटिव नंबर को पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करो तो भी पॉजिटिव आना है। मतलब पॉजिटिव नंबर को किसी से मल्टीप्लाई करने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है ना? ओके सर। नेक्स्ट जल्दी से बच्चों, अगले टाइप के क्वेश्चन जो आते हैं डोमेन पे। अब देखो डोमेन पे ये क्वेश्चन पूछा गया 29 जनवरी को। अच्छे से इसको ट्राई कर लो, फिर अपन इसको डिस्कस करते हैं। मैं क्वेश्चन ढंग से लिख रहा हूं यहाँ पे, सब लोग अपना अपना दिमाग लगाओ, जो भी आपको याद है, जो भी आपको क्लास में सिखाया गया, उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके यहाँ पे तरीका सोचो, फिर अपन इसको डिस्कस करेंगे। आराम से शांति से इस क्वेश्चन को अप्लाई करो, हो जाएगा, कॉन्फिडेंस रखना खुद पे। सेकंड आ रहा है इसका। सेकंड आ रहा है, ओके। बाकी लोग जल्दी से करो। अच्छा मुझे ये बताओ बाकी लोग बच्चों, डोमेन के कॉन्सेप्ट में हम क्या सीखते थे? रूट के अंदर जो क्वांटिटी आती है उसके लिए क्या कॉन्सेप्ट अपनाया जाता था? जल्दी बताओ। हमेशा पॉजिटिव या जीरो होनी चाहिए। रूट के अंदर जो क्वांटिटी ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो। फ्रैक्शन में अगर कोई फंक्शन आता तो उसके लिए हम क्या तरीका अपनाते थे? डिनोमिनेटर जीरो। और लॉग वाले में क्या प्रॉपर्टी होती थी कि लॉग का जो इनपुट है, इनपुट कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव। पॉजिटिव इनपुट हमेशा कैसा होना चाहिए? ऑलवेज पॉजिटिव। और जो बेस होता है, बेस कैसा होना चाहिए? 1 के इक्वल पॉजिटिव होना चाहिए। ऑलवेज एक तो पॉजिटिव होना चाहिए और बस 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो बेस के बारे में क्या ध्यान रखना? बेस भी और इनपुट भी, दोनों लॉग के अंदर बेस और इनपुट ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए। एंड एक अलग से एक कंडीशन क्या होती है कि बेस नॉट इक्वल टू 1। क्या ये बात आपको क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो ये आपका डोमेन का कॉन्सेप्ट है, आगे पीछे घूम फिर के वो इसी में आएगा। ठीक है, बाकी तो आपको पता ही है इनवर्स फंक्शन वगैरह, तो इनवर्स फंक्शन जब हम पढ़ेंगे तो आगे और चीजें उसमें देखेंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले तो इस 2 को ऊपर भेज देंगे, है ना? यस सर। ई और ई सेम है तो डायरेक्टली एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अरे बोलो बच्चों। यस सर। यस सर। ये लॉग की प्रॉपर्टी होती है, आई थिंक सबको क्लियर होगी कि अगर मान लो ए लॉग ऑफ ए बेस, ये और ये अगर सेम और यहाँ पे बी लिखा हो तो डायरेक्ट आंसर क्या आता है? बी आता है। ठीक है, इसी प्रॉपर्टी का अगर यहाँ पे यूज करेंगे तो ई और ई सेम है, और ई और सी में तो यहाँ पे डायरेक्टली क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर। तो इस पूरे को हटा के मैं एक्स स्क्वायर लिख रहा हूँ। अब एक एक करके सारी चीज अप्लाई करेंगे। सबसे पहले लॉग में, तो लॉग में बताओ न्यूमरेटर में क्या चीज अप्लाई होगी? क्या क्या कंडीशन होगी बोलो? सर x - 2 पॉजिटिव होगा। +1 जो x - 2 पॉजिटिव होगा, वेरी गुड। दूसरा सर x+1 1 के बराबर नहीं होना x चाहिए। + 1 1 नहीं होना चाहिए। हाँ, और ग्रेटर देन 0, है ना? यस सर। यस ठीक है, तो यहाँ से 3 केस आएंगे, ये और ये। तो यहाँ से आप 3 केस बनाओगे। नाउ डिनोमिनेटर के लिए क्या क्या बनेगा? सर डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, बस। अब इन चारों कंडीशन का क्या ले लोगे? इंटरसेक्शन। इन चारों कंडीशन का क्या ले लोगे? इंटरसेक्शन। क्लियर है? आपकी डोमेन है। डोमेन में इसके अलावा कुछ भी नहीं है। मतलब बेसिकली तरीका यही रहता है, ऊपर नीचे फंक्शन जितने भी दिए हो सबको इंडिविजुअली देखो, सारे के सॉल्यूशन निकालो, सबका क्या ले लो? इंटरसेक्शन ले लो। क्लियर है? यहां से आ जाएगा x ग्रेटर देन 2, यहां से आ जाएगा x ग्रेटर देन -1, यहां से आ जाएगा x नॉट इक्वल टू 0, है ना? यस ठीक है ना? सही किया ना मैंने? हाँ, x नॉट इक्वल टू 0, है ना? ओके, और यहां से आपके पास क्या आ जाएगा? इसके फैक्टर क्या बन जाएंगे? x - 3 और x + 1। x - 3 और x+1। ये आपका बोला नॉट इक्वल टू 0। यहाँ से आ जाएगा x नॉट इक्वल टू -3 एंड -1। सर अब इन सब सर +3 होगा। +3 एंड -1, ठीक है, +3 एंड -1। अब इन सबको क्या ले लेना? इंटरसेक्शन। ठीक है, इन सबको एक बार फटाफट देख लो, जिनको नहीं आ रहा इन सबको एक साथ प्लॉट कर देना, जो जो भी दिया हुआ। एक तो क्या दिया हुआ? सबसे पहले 2, तो 2 रख दिया। बोला ग्रेटर देन 2, ग्रेटर देन 2 मतलब
ओपन ब्रैकेट 2 से ज्यादा, ये पहला सॉल्यूशन। सेकंड सॉल्यूशन बोल रहा है ग्रेटर देन -1, तो ग्रेटर देन -1 से ज्यादा, ये सेकंड सॉल्यूशन। थर्ड सॉल्यूशन नॉट इक्वल टू 2, तो नॉट इक्वल टू 0 तो 0 पे ओपन आना चाहिए, नॉट इक्वल टू 3 तो 3 पे ओपन आना चाहिए, नॉट इक्वल टू -1 तो ऑलरेडी माइनस। अब इन सब का क्या लेना है, इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन में क्या आएगा, ये वाला हिस्सा है ना, 2 से इंफिनिटी एक्सेप्ट 3, ऑप्शन नंबर बी, वेरी गुड। ठीक है, चलो अगला। एक चाहिए रेंज वाला क्वेश्चन, कहाँ रह गया? चलो ये ट्राई करो पहले, एक रेंज का क्वेश्चन, फिर वो करते हैं। कर लिया ट्राई? रेंज ऑफ द फंक्शन, दो दो तरह के रूट है। तो रेंज निकालने का तरीका ये होता है, या तो आप x की वैल्यू y के टर्म्स में लिख दो, या फिर ये पता कर लो कि x कहां से कहां तक लाई कर रहा है, और x की वैल्यू पे देख लो y की वैल्यू मैक्सिमम और मिनिमम क्या होगी। तो रेंज निकालने के लिए दो तरीके होते हैं बच्चों, जो या तीन, बहुत सारे तरीके होते हैं, तीन तरीके मान लो। एक होता है या तो ग्राफ बना लो, ग्राफिकली देख लो कि फंक्शन मैक्सिमम मिनिमम कहां तक जा रहा है। दूसरा तरीका कि x जैसे यहाँ पे y की वैल्यू x के टर्म्स में गिवन है, तो x की वैल्यू y के टर्म्स में निकाल के लिया, और फिर जैसे डोमेन निकालते वैसे रेंज निकाल लो। और तीसरा तरीका कि डोमेन निकाल के ये पता कर लो कि x की वैल्यू कहां से कहां तक जा रही है, और उससे अगर लॉजिक बैठता हो कि अगर x की वैल्यू यहां से यहां तक जा रही है तो उससे y की अगर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आ जाए तो अपना काम बन जाए। ये दो तीन तरीके होते हैं। तो बताओ आपने क्या तरीका अपनाया इसमें, या फिर कोई और तरीका हो तो वो अपना तरीका बता दो। क्या डी आ रहा है? निकाली थी। स्क्वायरिंग कर दी, क्या करे, स्क्वायरिंग करा? नहीं सर, पहले x की वैल्यू निकाल के फिर उससे रेंज निकाली थी। ओके वेरी गुड। आप एक बच्चा बोला सर मैंने डोमेन निकाल के फिर उसकी रेंज निकाल ली। डोमेन निकालना आसान है, अगेन रूट के अंदर दो क्वांटिटी है। डोमेन निकालने के लिए अभी अपन ने बताया था भाई, डोमेन निकालने के लिए रूट के अंदर जो क्वांटिटी होनी चाहिए वो होनी चाहिए ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, है ना? ठीक है, तो यहां से आपके पास आ जाएगा x लेस देन इक्वल टू 3, और यहां से आपके पास आ जाएगा x ग्रेटर देन इक्वल टू -2। तो ये कहीं ना कहीं छोटा सा ही इंटरवल है। तो बेसिकली x की वैल्यू मेरी कहां से कहां तक लाई करेगी, -2 से लेके 3 के बीच में। आई बात समझ में? अब लॉजिकली मुझे ये देखना पड़ेगा कि इन वैल्यूज के लिए फंक्शन की मेरी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। ठीक है, ऑप्शन अलग अलग तरह के दिए हैं, और देखना पड़ेगा कि कौन सी मैक्सिमम वैल्यू जा रही है। तो मैक्सिमम निकालने के लिए क्या करोगे, देखो एक है आपका 3 माइनस रूट एक्स, मैक्सिमम ऑप्शन में अगर देखोगे तो √10, √11, √13, √7। तो इसमें से कौन सी मैक्सिमम आ रही है आपके हिसाब से? अगर 3 रखोगे तो √5 आएगा, -2 रखोगे तो भी √5 आएगा। अच्छा देखो ध्यान से, यहाँ पे फंक्शन की एंड पॉइंट पे वैल्यू सेम आ रही है ना, देखो। यस यस सर। बेसिकली ये भी अच्छी चीज आ रही है क्या, ये x से मान लो ये y है, -2 रखने पे, -2 रखोगे तो ये 0 ये 5, 3 रखोगे तो ये 0 ये 5, मतलब एंड पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, सेम। -2 पे और 3 पे फंक्शन की वैल्यू कितनी आ रही है, √5 आ रही है। ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं फंक्शन मेरा या तो ऐसे नीचे से ऊपर जाएगा या ऊपर से ऐसे जाएगा, ऐसा जाएगा। ठीक है,
कुछ भी हो सकता है क्या? टर्न टर्न तो करेगा, टर्न भी कर सकता है, कहाँ कितनी बार टर्न करेगा ये भी नहीं पता। और क्या करें आप इसको? मैक्सिमम डिफरेंशिएट मिनिमम करते हैं। डिफरेंशिएट करें। तो डिफरेंशिएट करके सर नीचे निकालना। डिफरेंशिएट करके जीरो देखते हैं कि इसमें कहाँ पे ग्राफ मेरा टर्न कर रहा है, -2 और 3 के बीच में। बेसिकली अब करके ना क्या चाह रहा हूँ कि ये तो मेरा आगे की स्टार्टिंग पॉइंट ये होगा, एंड पॉइंट ये होगा। अब ग्राफ कैसा बन सकता है, या तो ऐसा घूम फिर के कुछ आ सकता है, तो मुझे ये पता चल जाएगा मैक्सिमम मिनिमा कहाँ पे आ रहा है। ठीक है, ये एक आइडिया लग सकता है। या फिर हो सकता है ग्राफ इस √5 के पूरा ऊपर से निकल जाए, या फिर हो सकता है √5 के नीचे से निकल जाए, कुछ भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। और ऑप्शन से मुझे दिखा है भाई मैक्सिमम वैल्यू तो √5 से ज्यादा ही है, मतलब कहीं ना कहीं ग्राफ ऊपर जा रहा होगा। ठीक है, ये भी लॉजिक लगा सकते हो। तो डिफरेंशिएट करो इसको, देखो उससे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो डिफरेंशिएशन इसका आ जाएगा डिफरेंशिएट करके 0 से इक्वेट किया आपने, 2 0 में चला जाएगा। एलसीएम अगर लोगे तो सर x की वैल्यू 1/2 आएगी यहाँ से। ठीक है, 1/2 आ रही है। ठीक है, एक बार देख लेते हैं। इक्वल टू 0, दोनों तरफ इक्वेट करोगे, स्क्वायरिंग करोगे। ठीक है, 1/2। तो x की एक ही वैल्यू आ रही है 1/2, कहीं ना कहीं इनके बीच में आएगी। 1/2 पे मेरा ग्राफ क्या कर रहा है, टर्न कर रहा है ना? बोलो। यस सर। इस तरह से एक ही जगह टर्न कर रहा है, मतलब एक ही जगह टर्न करके नीचे आ जाएगा, तो यही पॉसिबिलिटी है। तो आपका मैक्सिमम कहां तक जाएगा? 1/2 के करस्पॉन्डिंग वैल्यू आ जाएगी, तो यहाँ पे x की जगह 1/2 रख दोगे, तो f ऑफ 1/2 की वैल्यू निकाल लो, है ना? 3 - 1/2 + 2 + 1/2, तो कितना आ जाएगा ये? 5/2, और 2 + 1/2 कितना आएगा? 5/2। 5/2, तो हो जाएगा 2 ट्वाइस ऑफ √5/2, तो हो जाएगा कितना? ये भी ऊपर √2 बच जाएगा, √2 √2 5 √10। तो बेसिकली कहां से कहां तक जाएगी वैल्यू? √5 से √10 तक। 5 से √10 तक। ऑप्शन नंबर ए। आई बात समझ में? यस यस सर। सर। ठीक है, देखो गलती हो गई आप लोगों से। तो अल्टीमेटली क्या किया, एक बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन क्या किया भाई, पहले तो डोमेन निकाल ली कि एक्स की वैल्यू यहाँ से, तो डोमेन बहुत छोटी आ रही थी। एक और अच्छी पॉसिबल चीज क्या थी कि एंड पॉइंट पे वैल्यू सेम आ रही, मतलब कहीं ना कहीं लॉजिक लगा ये भाई मुड़ेगा, या तो एक जगह मुड़ेगा या दो जगह मुड़ेगा। तो डिफरेंशिएट करके देखा, 0 से इक्वेट किया तो देखा एक ही जगह मुड़ रहा है। तो और मुझे ये भी पता चल रहा है भाई √5 से तो ज्यादा ही वैल्यू आनी, तो ऊपर ही मुड़ रहा है। तो अगर आप चेक करना भी मैक्सिमम मिनिमा है तो डबल डिफरेंशिएट करके डाल देना। अगर नेगेटिव आएगा तो मतलब मैक्सिमा, पॉजिटिव आएगा तो मिनिमा। याद है ना सब? यस सर। ठीक है, तो इस तरह से अपने देखो रेंज निकाल, देखो तो ये सब तरीके होते हैं रेंज निकाल। आई आ रही बात समझ में? ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लो, चलो ये वाला। f of 1 2 into f of 2 3 into f of 3 and x into f of x, इन सब का सम आपको दिया हुआ है x into x plus 1 into fx से शायद वो 4x greater than equal to 2, f of 1 equal to 1 गिवन है। तो 1 upon f of 2022 और 1 upon f of 2028 की वैल्यू क्या होगी? लगाओ दिमाग। क्या करें? अल्टीम आपको पूछा है 1 अपॉन f ऑफ कुछ वैल्यू पूछी है 2022 वगैरह जो भी है,
और आपको एक फंक्शनल इक्वेशन इस तरह से गिवन है। अगर यहाँ से मेरा fx आ जाए तो मेरा काम हो जाएगा, क्योंकि अगर fx आ गया तो फिर जो भी वैल्यू पूछी हम वो निकाल सकते हैं। अब इन गिवन कंडीशन के साथ मैं कैसे fx निकालूं? फंक्शन सर f, इसमें ये हाँ, कर सकते हैं ना कि जैसे x की जगह पे 2 पुट कर दिया तो f(1) गिवन है तो f(2) वहां से आ जाएगा, फिर आके f(3) निकाले तो वहां से एक पैटर्न सा एक बनेगा। मिनट धीरे धीरे बोलो। अगर आपने x की जगह पे 2 पुटअप करा तो इसका मतलब क्या होगा? कहाँ कहाँ पे 2 पुटअप करोगे? नहीं सर, ये जो इक्वेशन दे रखी है यहाँ पे x की जगह 2 पुट कर देंगे ना। नहीं ना, देखो x की जगह 2 पुटअप करोगे तो होगा क्या? तो सर f(1) + 2 f(2) = ये चीज आ जाएगी। x की जगह 2 पुटअप, देखो एक सीरीज है एक्चुअली, तो यहाँ पे अगर 2 पुटअप करोगे तो कौन कौन सी सीरीज लोगे वहां? सीरीज कंसीडर करके सिर्फ f(2) तक के लिए ले लो और यहाँ पे x की जगह 2 पुट कर लो बस। ठीक है, तो 2 पुटअप करोगे तो कितना आ जाएगा? 2 इंटू 3 6 इंटू f(2), और इधर आपके पास बनेगा f(1) + ट्वाइस ऑफ f(2). ठीक है, तो वहां से f(2) आ जाएगा, फिर f(3) निकालोगे। ऐसे ऐसे कर रहे हो? यस सर, ऐसे ही। यस वहां पे पैटर्न बनना चाहिए, कोई पैटर्न बन जाएगा तो काम हो जाएगा। पैटर्न बन रहा है क्या कुछ? देखो f(2) f(3) निकाल के अगर मान लो कोई अच्छा पैटर्न बन रहा है तो फिर अपन लॉजिकली पता कर लेंगे f(2022) क्या बन रहा है। मेरे को एक चीज बहुत अच्छी दिख रही है, अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करो तो देखो ध्यान से। ऐसे क्वेश्चन कराए थे जब भी अपन को फंक्शनल इक्वेशन देते थे, इस फंक्शनल इक्वेशन को ध्यान से ऑब्जर्व करो, इसमें ऐसा क्या करे ताकि अपना fx आ जाए। ऐसा कुछ कर सकते हैं क्या? दूसरा तो यही है कि हाँ, आप वैल्यू रख रख के देखते जाओ, f(2) f(3) निकालो, देखो उससे कुछ फायदा मिल रहा है तो दूसरा यहाँ पे अगर अपन इस फंक्शन को कुछ और करके सिंप्लीफाई कर लें अगर, तो काम हो जाए। और किसी का और का कोई और तरीका हो तो भी डिस्कस कर लेना। f(2) कितना आ रहा है वैसे एक बार देखना? 1/4 1/4। और f(3) 1/6 1/6 आ रहा है। फिर तो बैठ सकता है लॉजिक। सर 2 के मल्टीपल में आ रहे हैं शायद। हाँ, अगर मान लो आपने बेसिकली क्या करा, देखो बच्चों, इस स्टेप में क्या किया, x को 2 रखा था, x को 2 रखने में शुरू की 2 टर्म बनेगी यहाँ पे, तो शुरू की 2 टर्म में क्या क्या आएगा? f(1) + ट्वाइस ऑफ f(2) तक जाएगा। 2 रखने पे कहां तक जाएगा? यहाँ तक जाएगा। और RHS में क्या? RHS में जाएगा 2 × 2 + 1 × f(2). तो यहाँ f(1) आपको गिवन था 1 + ट्वाइस ऑफ f(2) इक्वल टू ये कितना आएगा? 6 f(2). तो यहाँ से f(2) की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1/4। इसी तरह से आप x को एक बार 3 रख देना, तो x को 3 रखने पे शुरू की 3 टर्म, LHS से शुरू की 3 टर्म, और RHS में 3 × 4 × f(3). तो यहाँ से f(3) आ जाएगा। तो f(3) कितना आ रहा था? 1/6। 1/6 ठीक है, तो लॉजिक क्या बैठा फिर कि f(1) है 1, f(2) आ रहा है 1/4, f(3) आ रहा है 1/6। तो बेसिकली यहाँ पे जो नंबर है उसी का डबल नीचे आ रहा है, यस सर। है ना? f(4) भी निकाल के फिर क्रॉस चेक कर लेना, वो कितना आना चाहिए? 1/8 आना चाहिए, है ना? वही आ रहा है। वही आ रहा है। तो f(2022) क्या आ जाएगा? 1/4000 इसका डबल। और f(2028) क्या आ जाएगा? इसका डबल। डबल करके लेना, और इनका रेसिप्रोकल लेंगे तो दिस प्लस इसका डबल कितना हो जाएगा? 6 2 to the 4 + 1 5। ठीक है, इन दोनों को सम करो, देखो ऑप्शन मैच कर रहा है क्या? सर तो डी। सर 8100 आ रहा है। यस सर। 8100। सर डी। ओके, हो गया था, क्लियर है? यस सर। ओके। यस सर। बाकी मेरे को एक दिमाग में ये बैठा था कहीं ना कहीं, जैसे यहाँ पे x × x+1 आ रहा था ना, तो मैं ये सोच रहा था कि अगर x की जगह x+1 रिप्लेस कर दें तो अगर उससे काम बन जाए। तो कभी कभी ऐसे क्वेश्चन 1-2 आए हुए हैं पहले, जहाँ पे यहाँ पे x+1 है, यहाँ पे x है, तो एक बार अगर x की जगह x+1 रिप्लेस करके हो जाए तो भी काम। लेकिन खैर उससे ज्यादा अच्छा था कि आपने यहाँ पे पैटर्न, कभी पैटर्न दिख जाए तो उससे तो आसान तरीका कुछ होगा ही नहीं, लेकिन अगर पैटर्न नहीं दिखे तो फिर फंक्शन को सिंप्लीफाई करना होगा। ठीक है, यस सर। ओके। अगला देखो, ये भी फंक्शनल इक्वेशन पे, अ फंक्शन f बी अ डिफरेंशिएबल फंक्शन सच दैट दिस इक्वल टू दिस, f(3) 5 के बराबर है, तो समेशन पूछा है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, अगर सिर्फ इतना होता
ये पहले भी किया अपन ने कि सिर्फ इतना अगर होता तो मुझे पता है ये फंक्शन कौन सा होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ना, यस e की सर पावर x वाला। लेकिन यहाँ पे क्या है, इस क्वेश्चन को थोड़ा ट्विस्ट के मैं क्या बना था, यहाँ पे एक 5 इंट्रोड्यूस कर दिया, तो 5 टाइम्स दिस इक्वल टू दिस, और एफ ऑफ 3 आपको दिए हुए 320, तो फंक्शन क्या होगा पहले तो वो निकालना पड़ेगा। सोचो थोड़ा जरा, या तो वैल्यू निकल जाए तो वैल्यू से काम हो जाए। पूछा क्या है आपको, बेसिकली 5 ही वैल्यू पूछी है, आपको निकालना है एफ ऑफ, कहां से स्टार्ट करोगे, 0 से, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो जिसमें से अपन को सिर्फ एफ ऑफ 3 पता है, एफ ऑफ 0, एफ ऑफ 1, एफ ऑफ 2 निकालो। एफ ऑफ 0 निकाल सकते हो क्या? यस सर, x की जगह पर 3 पुट डाल कर के सकते हैं, देखना। y की जगह 0। x की जगह देखो, एफ ऑफ 0 निकालना है और एफ ऑफ 3 दिए हुआ है, तो 0 और 3 पुटअप कर दें, वेरी गुड। किसी एक को 0, किसी एक को 3 पुटअप करके देखो, यहां से देखो सम कितना आ जाएगा, एफ ऑफ 3 है ना, देखते हैं इसमें हो रहा है कि नहीं हो रहा, एफ ऑफ 0 इंटू एफ ऑफ 3 है ना, अरे बोलो, यस सर, ये कैंसिल हो जाएगा, तो एफ ऑफ 0 की वैल्यू 5 आ गई, तो 0 का काम हो गया। सर एफ ऑफ 1 भी तो निकाल सकते हैं हम यहाँ से। अब 1 निकालना है, तो 1 निकालने के लिए क्या करोगे, एक को 1, एक को 0। वेरी गुड, एक को 1, एक को 0 रख देना, तो 5 टाइम्स एफ ऑफ 1 इक्वल टू एफ ऑफ, नहीं पर यहाँ पे एफ ऑफ 1 कैंसिल हो जाएगा, नहीं काम बनेगा, भावनाओं में भेगा अपन। सर 1 और 2 रख दे, 1 और 2 रख एफ ऑफ 1 और 2 रख दो, ठीक है, लेकिन फिर उसमें 2 अटक जाएगा। सर बाद में एफ ऑफ 1 हम लोग पहली वाली इक्वेशन में 0 की जगह मतलब एफ ऑफ एक्स 0 प्लस 1 रख करके देंगे। देखो हो रहा है कि नहीं हो रहा है पहले। सर जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में वो निकालता a की पावर x करके वैसे निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद वैसे नहीं निकाल निकाल लेंगे सकते, पूरा। यहाँ पे 5 दिया हुआ है ना, इसलिए वही तो कह रहा हूँ, यहाँ पे 5 है, ये 5 नहीं होता तो a की पावर x मानते हैं, यहाँ पे कांस्टेंट है तो अभी नहीं मान सकते a की पावर x। तो सर 5 इंटू a की पावर x नहीं लिख सकते? नहीं तो देखो सेटिस्फाई कर रहा है तो मान लो, अगर आपने जो फंक्शन माना वो इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। सर एफ ऑफ एक को 3 और एक को 1 पुट करे तो यहाँ पे एफ ऑफ 4 बन जाएगा। हाँ सर एक को 0 एक को 1 ले लेते हैं। और अभी तो लिया था 0 और 1 रखने पे, यहाँ पे 1 बन रहा था, यहाँ पे 1 बन रहा था, 1 और 1 कैंसिल होता, तो एफ ऑफ 0 की वैल्यू 5 आ रही थी। लगाओ लगाओ दिमाग, और देखो पहले पूरा सॉल्व करो, फिर देखो उससे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एक बच्चे ने बोला था सर एक को क्या बोला था क्या रखने को, 2 और 1, यस सर। लेकिन उससे आपको एक और इक्वेशन फिर क्रिएट करनी पड़ेगी, तो यहाँ से बनेगा एफ ऑफ 3 एफ ऑफ 2 इंटू एफ ऑफ 1, तो यहाँ से एफ ऑफ 2 इंटू एफ ऑफ 1 का प्रोडक्ट आ जाएगा। सर अगर एक बार x को और y दोनों को 1 1 रखे और फिर एक बार x और y को 2 और 1 रखे तो वहां पे एफ ऑफ 2 एफ ऑफ 1 दोनों आ जाएंगे सॉल्व करके। हाँ ठीक है, वो भी कर सकते हो, 1 मिनट को एक एक करके सॉल्व करते हैं। पहले तो इसका प्रोडक्ट कितना आ जाएगा आपका, 320 इंटू 5, 1600, तो एक रिलेशन तो ये आ गया। दूसरा 2 और 1 में अगर एक और रिलेशन क्रिएट करना है आपको, तो क्या कर सकते हो, सर एक्स और वाई को 1 1 0 कर और दे, 2 ले सकते हैं ना, क्या 0 और 2। 0 2 भी ले सकते हैं, हाँ वेरी गुड, नहीं 0 2 लोगे कट जाएगा वो, सर वो कट भी जाएगा कट फिर। फायदा नहीं होगा, वापिस कट जाएगा। 1 और 1 ले लेते हैं। 1 और 1 लोगे तो यहाँ पे बनेगा 2 इंटू एफ ऑफ 1 इंटू एफ ऑफ 1, ठीक है, तो ये दूसरी Yes, इक्वेशन। अब इन दो इक्वेशन, दो वेरिएबल से आपके पास एफ ऑफ 2 और एफ ऑफ 1 आ जाएगा। फिर 2 1 0 और 3 की मदद से कोशिश करना 4 और 5 निकालो, है ना। यस सर। यस बस ऐसे क्वेश्चन को करने का यही तरीका होता है, वैल्यू रख रख के लॉजिक लगा लगा के निकाल, ठीक है। प्रोडक्ट प्रोडक्ट में टूट रहा है, किस तरह के फंक्शन होंगे,
kx लोगरिथम kx नहीं, प्रोडक्ट प्रोडक्ट में टूटता है, हाँ नॉर्मल फंक्शन। kx लॉगरिथमिक में क्या, तो प्रोडक्ट सम में टूटता है, ठीक है। प्रोडक्ट सम में टूटता है तो लॉगरिथमिक फंक्शन होता है, सम प्रोडक्ट में टूटता है तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है। प्रोडक्ट प्रोडक्ट में मतलब कुछ करना ही नहीं है, नॉर्मल फंक्शन होगा ना, प्रोडक्ट करके प्रोडक्ट Yes. मिल रहा है, नॉर्मल फंक्शन है ना, इसमें कुछ स्पेशल थोड़ी हुआ। दो फंक्शन का आपने प्रोडक्ट किया, वो अलग अलग प्रोडक्ट हो रहे, मतलब नॉर्मल फंक्शन। जैसे अगर मान लो नॉर्मल, मतलब अगर मान लो ऐसा फंक्शन के एक्स, तो एफ ऑफ एम इंटू एन की वैल्यू क्या आएगी, चेक करते हैं तो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, के एम एन है ना। लेकिन वो एफ ऑफ एम इंटू एफ ऑफ एन के बराबर नहीं आएगी, क्यों? क्योंकि वहां पे के स्क्वायर क्रिएट होगा, तो कुछ और सोचना पड़ेगा। बताओ क्या होगा फिर, के एक्स तो नहीं आ रहा है, थोड़ा सा और सोचो, हो जाएगा। अरे समझ में आया ना, के एक्स सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, यस सर ठीक है। क्योंकि देखो मैंने सबसे पहले एक अपन ने सोचा कि के एक्स मान ले नॉर्मल, लेकिन इसमें हो क्या रहा है, एलएचएस पार्ट अगर आप देखोगे तो एलएचएस में क्या है, एफ ऑफ एम इंटू एन, तो एक्स की जगह एम इंटू एन रखेंगे तो क्या आ जाएगा, के एम एन। और आरएचएस पार्ट अगर आप सर निकाल, k को 1 ले लेते हैं। एक मिनट, हाँ आरएचएस पार्ट निकालोगे तो आरएचएस में एफ ऑफ एम इंटू एफ ऑफ एन अगर निकालोगे तो यहाँ पे आपके पास के एम इंटू के एन, तो यहाँ पे आपके पास आएगा के स्क्वायर एम एन। यहाँ पे क्लियरली एलएचएस आरएचएस इक्वल नहीं है, तो मतलब ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, पहली चीज नॉट सेटिस्फाइड। हाँ, अब आप के स्क्वायर को हटाने के लिए एक बच्चे मतलब के को 1 रख दो, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है ना। Yes. अगर एफ एक्स को अगर आपने एक्स मान लिया तो अब ये मेरा गिवन फंक्शन को सेटिस्फाई कर सकता है। सेट ए 1 2 3 5 8 9, the number of possible function f a से a such that this equal to, पूछा क्या था, नंबर ऑफ पॉसिबल फंक्शन। तो बेसिकली अपना क्या है, y इक्वल टू एक्स, एक पॉसिबल फंक्शन तो यह है। और कुछ तो नहीं सोचना है इसमें, सोचो जल्दी से। बस यही बनना है, वो तो दूसरा तो कोई दिख नहीं रहा है मेरे को। है ना, सर y इक्वल्स टू माइनस एक्स। y इक्वल टू माइनस एक्स करेगा क्या सेटिस्फाई? -1 और -1 का स्क्वायर अलग अलग होता है, नहीं करेगा, है ना। k और k स्क्वायर बराबर आना चाहिए ना, सर चेक करो, नहीं आएगा। A function f a 1 2 3 5 9 such that number of possible function f a से a such that f of mn equal to fm into fn। तो आपको ये पता करना है कि सर fx को 0 पुट कर दें तो मतलब fx बराबर 0। एफ एक्स बराबर 0 नहीं ना, 0 तो फिर कुछ होगा ही नहीं, वो तो कुछ है ही नहीं। एफ एक्स बराबर 0 क्या है, वाई, वो तो पॉइंट हो गया। एक मिनट, कॉल आ रहा है, एक सेकंड। हाँ बच्चों, हाँ बताओ क्या कह रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे तो ये आया, अपन को पूछा क्या है इसमें क्वेश्चन में, लेट a 1 2 3 5 8 9 फंक्शन, देन द नंबर ऑफ पॉसिबल फंक्शन सच दैट mn। अब देखो यहाँ पे वैल्यू रख रख के आपको देखनी पड़ेगी इसमें से कौन कौन सी वैल्यूज को सेटिस्फाई कर रही है, ठीक है। जैसे क्या क्या सेटिस्फाई, m और n की वैल्यू कहाँ से लेनी है आपको, सर एक्स स्क्वायर होगा क्या?
1 2 नहीं, एक्स 1 स्क्वायर, 2 एक्स स्क्वायर होगा क्या? एक्स स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर होगा क्या, चेक कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर अगर एम एन रखोगे तो एलएचएस आएगा आपका क्या, एम स्क्वायर एन स्क्वायर। हाँ कर लेगा, एक्स स्क्वायर भी कर लेगा। एक्स स्क्वायर, अच्छा एक्स क्यूब भी कर लेगा क्या, चेक करना। सर x को 1 y को 1 और x को 2 y को 2 ऐसे पुट करने से ना 3 इक्वेशन बन रही है, वहां से सिर्फ 3 ही पॉसिबल सॉल्यूशन आ रहे हैं हाँ इसके। हाँ वो देखो, मैं पहला अपन तो क्या कर रहे थे, फंक्शंस निकाल के देख रहे थे कि फंक्शन। अब एक तो अपने पास क्या है कि y इक्वल टू एक्स, एक एक्स स्क्वायर भी सेटिस्फाई कर, आई थिंक एक्स क्यूब भी कर देगा, कर रहा है सर। है ना? तो मतलब बेसिकली एक्स की पावर एन सेटिस्फाई कर रहा है, यस यस है ना? सर। यस सर। ये ज्यादा अच्छा हो गया, एक्स की पावर एन टाइप का सेटिस्फाई कर रहा है। खैर क्वेश्चन में तो अपन को ये बोला था कि ये जो अपन को वैल्यू गिवन है सेट ए में, एम और एन की कितनी वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है, 1 2 3 5 8 9, इनमें से कौन कौन सी वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेगी, किस फंक्शन को? बेसिकली एफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर एन, मतलब या फिर एम एन प्रोडक्ट करने पे अलग अलग आ जाए, ठीक है? तो एम और एन की कौन कौन से पॉसिबल पेयर है, तो यहाँ से पेयरिंग बता सकते हो क्या? लेकिन फंक्शन की वैल्यू तो पता ही नहीं है अपन को। एफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर एन, एन कहां तक जा सकता है मैक्सिमम? देखो आपका सर आउट, 3 हाँ 3, क्योंकि 3 मैक्सिमम 9 तक जा रहा है ना, तो एक्स नहीं, कुछ और सोचना पड़ेगा इसमें। फंक्शन की वैल्यू भी नहीं गिवन है आपको ना, m कॉमा n बिलोंग्स पहले x के लिए चेक कर लेते हैं, फिर x स्क्वायर के लिए कितने सेटिस्फाई कर रही है वैल्यूज। वही है। एक बार चलो कुछ वैल्यू निकाल के देखते हैं। मान लो m और n को 1 रख दिया, तो 1 इक्वल टू न्यूज, कंडीशन और भी तो दिया, m into n must belongs to a। हाँ तो वो तो ए लिख दिया ना अपन ने, यहाँ से लिखना है अपन को। तो f, मान लो m और n को मैंने 1 1 रख दिया, तो यहाँ से f ऑफ 1 की वैल्यू 1 आ रही है, ठीक है? ठीक है, Yes, एक बार वैल्यू निकाल के देखते हैं, फिर देखते हैं m और n की कितने सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब एक को 1 एक को 2 रखते हैं, तो इसको 2 इसको 1 रखा अगर, लेकिन उससे तो कट जाएगा वो तो सर और क्या पेयर कर भी तो ऐसे ही बनेंगे ना जिनका प्रोडक्ट ए वाले में लाई करे। हाँ प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा। तो एक बार मान लो 1 1 रखा, एक बार आप 2 2 रख दो, 2 और 2 रखोगे अगर, सर लेकिन प्रोडक्ट 4 आएगा, वो है सर नहीं वो इसमें। लाइन नहीं करेगा ना, लेकिन वो फिर है हाँ है भी नहीं, पहली बात तो नहीं, 2 और 2 तो रख सकते हो, लेकिन m और सर n को 4 बन जाएगा। हाँ हाँ 4 बन जाएगा, लेकिन f 4 वो अब वो ही समझ रहा हूँ कि है नहीं अपने पास। बेसिकली अगर 2 और 2 रख देंगे तो 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4, f ऑफ 2 इंटू f ऑफ 2, ठीक है? तो यहाँ से नहीं निकलेगा, ठीक है? इसको भी पॉज रखते हैं, देखते हैं इसमें कुछ और तरीका। बेसिकली क्वेश्चन में या तो पूछ के आ रहा है नंबर ऑफ फंक्शंस पूछ रहा है कितने सेटिस्फाई करेगा, या फिर m और n की वैल्यू कितनी इसकी पेयरिंग सेटिस्फाई करेगी। अब वो पता करने के लिए अपन को फंक्शन की वैल्यूज भी पता होनी चाहिए। अभी तक फिलहाल मेरे पास क्या निकला है, f ऑफ 1 निकला है। इसके अलावा और कोई निकाल सकते हो क्या आप? दिख रहा हो तो देखो ध्यान से, f ऑफ 1 निकला है, और तो क्या मेरे को लग रहा है सेम टाइप की ही वैल्यू आ पाएगी, सेम सर हो m क्या? डॉट n must belongs to a लिखा हुआ है। हाँ 3 और 3 रखो। हाँ वेरी गुड, 3 और 3 सही है। 2 2 से फायदा नहीं होगा, 3 और 3 रख सकते हैं क्योंकि दोनों अंदर आ जाएंगे। तो आपने 3 3 रखा अगर, तो यहाँ पे f ऑफ 9 आएगा, जो मुझे पता चल जाएगा क्योंकि 9 की वैल्यू पता है मेरे को, हाँ है ना, 9 इनपुट में है, और दूसरा 3 और 3 निकाल सकता हूँ, तो ये निकल जा सकता है। तो एक तो ये सेटिस्फाई करेगा, तो एक तो 1 और 1 सेटिस्फाई करेगा, 3 और 3 सेटिस्फाई करेगा, और सर 1 के साथ सारे करेंगे। 1 के साथ सारे करेंगे क्या? हाँ 1 के साथ सारे कर लेंगे। 1 के साथ अगर मैं 2 रखूं तो इधर, हाँ 1 के साथ सारे कर लेंगे, वेरी गुड। तो एक तो 1 2 1 3 1 4 चेक कर लेना। 1,3 तो रख ही नहीं जाएगा ना। दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा, 1 के साथ तो हाँ 1 के साथ रखोगे तो कैंसिल भी हो जाएगा, तो उससे कुछ मिलेगा नहीं। खैर चलो इसको रखते हैं पॉज पे, देखते हैं इसको नेक्स्ट क्लास में। इसके अलावा देखो, एक तो डोमेन के 2 क्वेश्चन और बच रहे हैं आपके पास। एक ये रेंज का क्वेश्चन है, क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना याद है ना? यस कैसे करते थे Yes, बता sir. दो जल्दी से। सर y मतलब y बराबर क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक, और फिर मल्टीप्लाई में ले जाते हैं, और फिर y की मतलब इसको y से इक्वेट कर b देना, स्क्वायर माइनस हाँ, 4ac निकालते हैं। y से इसको इक्वेट कर देना। y से इक्वेट करने के बाद पूरी इक्वेशन x में क्वाड्रेटिक बना लेना,
और उस क्वाड्रेटिक का डी क्या कर देना ग्रेटर देन 0। क्लियर है? तो वहां से y की वैल्यू पता चल जाएगी। ये स्टैंडर्ड तरीका है। सबको क्लियर है? यस सर। बाकी अगेन ये फंक्शनल इक्वेशन का क्वेश्चन है, वैल्यू रख रख के देख लेना। ठीक है, तो इनके आंसर की भी यहाँ गिवन है, वो अपना सारा आंसर क्रॉस चेक कर लेना। अल्टीमेटली जो मेजर क्वेश्चन तो अपन ने कर लिए, ठीक है, कुछ क्वेश्चन और बच रहे हैं, उनको आप घर पे एक बार ट्राई कर लेना, फिर नेक्स्ट क्लास में इसका अपन डिस्कशन कर लेंगे। थोड़ा बहुत क्वेश्चन और इसमें ऐड करूंगा मैं 2000 मतलब बेसिकली अप्रैल अटेम्प्ट के। तो एक बार आप इन सबको अटेम्प्ट करना। नेक्स्ट क्लास में अपन जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं उनका अपन डायरेक्ट डिस्कशन करेंगे। जैसे आज अपन ने रिलेशन के क्वेश्चन डायरेक्ट डिस्कस किए थे, अगली क्लास में फंक्शन के क्वेश्चन डायरेक्ट डिस्कस करेंगे, ताकि एक बार आपको अटेम्प्ट करने का टाइम मिल जाएगा। क्लियर है सबको? यस सर। अच्छा मुझे ये बताओ, आपको एनटीए के क्वेश्चन चाहिए क्या, कि है आपके पास? सर नहीं है। एनटीए का ऐप है, एनटीए का ऐप है क्या? ठीक है, तो मैं अभी मैंने ट्राई कर रहा हूँ कि मैं चैप्टर वाइज तीनों सब्जेक्ट के एनटीए के क्वेश्चन की फाइल बना के आपके साथ, जैसे मैंने याद है अभी एक वो बनाई थी आपके लिए सारे नोट्स की, शॉर्ट नोट वाली शेयर करी थी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स की, जिसमें बेसिकली थ्योरी गिवन थी, उसमें जेई मेंस जेई एडवांस की पीवाईक्यू भी गिवन थे और सॉल्व एग्जांपल भी गिवन थे। तो कभी भी आपको मैंने कहा था उसको कोई भी चैप्टर का रिवीजन करना हो, फॉर्मूले देखना हो, तो बैठे बैठे देख लेना तीनों सब्जेक्ट के। वो स्टडी मटेरियल में अपलोड भी किया हुआ, याद आ रहा है? एक बार बीच में भेजा भी था। यस सबको पता है ना? ठीक है, तो अभी मैं क्या करूंगा, अगर जैसे मान लो एनटीए का भी चैप्टर वाइज अपलोड करके आपको दे दूंगा, तो अगर आपको किसी भी चैप्टर, जैसे मान लो जो भी चैप्टर ऑलरेडी हो चुके हैं पुराने, उसमें से किसी भी चैप्टर का आपको रिवीजन करना हो, प्रैक्टिस करनी हो, तो उन एनटीए के क्वेश्चन को आप ट्राई कर लेना। क्लियर है? बस हाँ ध्यान ये रखना, देखो वो पुराने होंगे तो सिलेबस का ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि उसमें हो सकता है पुराने सिलेबस के भी क्वेश्चन हो, तो आपको जो पुराने सिलेबस के क्वेश्चन है वो मत करना, जो नए लेटेस्ट सिलेबस के हिसाब से जो क्वेश्चन है उनको आप अटेम्प्ट कर लेना। ठीक है? ओके सर। ठीक है, और कोई? अच्छा हाँ, दूसरी चीज मैंने कल भी बोला था, 7 तारीख को और 14 तारीख को आपका 2 आखिरी ऑफलाइन टेस्ट है, उसके अलावा टोटल 4 टेस्ट है, उसमें से 2 ऑफलाइन 7 और 14 को है। तो सब लोग आना, और मैं कोशिश करूंगा 14 को आपको मिल जाऊं दिल्ली में, ताकि अपन एक बार लास्ट स्ट्रेटेजी एग्जाम के पहले क्या रखना दिमाग में, क्या नहीं रखना, 1-to-1 बात कर ले, आपकी भी कोई दिक्कत हो, दर्द हो, तो हम वहां पे मुझसे बात डिस्कशन कर लें। तो मैं कोशिश करूंगा 14 को अपन मिल लेंगे, ठीक है, लास्ट वाले टेस्ट में, मतलब 14th वाले टेस्ट में। और अगर अपने पास टाइम बचा तो अपन वहां डिस्कशन वगैरह भी कर लेंगे, लेकिन मेन तो यही है कि एग्जाम के पहले अपन एक टॉक कर लेंगे। क्लियर है? ताकि फिर अगली बार आप जब भी नेक्स्ट वीक में एग्जाम देने जाओगे उसके पहले एक बार मिलने की कोशिश करेंगे। बाकी 7 और 14 को आपका ऑफलाइन टेस्ट है, तो कोशिश करना। ठीक है? हाँ ठीक, बोलो कुछ कहना है?